Hello, everyone. We are back with another episode of Mixtape, and today my guest is a content creator whose work focuses on social issues and sports, and he's a very good friend of mine. Uh, Welcome to the podcast, Hamad. थैंक यू फातिमा बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। So let's just dig right into it. Urdu literature, because I know you personally, so I know कि जिस जमाने में या हमारी जनरेशन के लोग जब नैन्सी ड्रूज और वो स्वीट वैली हाइज वगैरह पढ़ रहे थे, आपकी उर्दू रीडिंग जो है वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में थी. सो जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन of how you sort of got into that reading instead of reading other mainstream अंग्रेजी की novels वगैरह. ये इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा और इस पे शायद इससे पहले बैठ के मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचा था, बट क्योंकि अब आपने पूछा तो इट मेक सेंस कि वजह ये होती है कि जो आपके घर का माहौल होता है या जो आपके इर्द गिर्द माहौल होता है या जिन स्कूलों में आप पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स किस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं वो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो मैं अपने आसपास जो लोगों को देखता हूँ जिनके पेरेंट्स उस ज़माने में इंग्लिश पढ़ रहे थे वो इंग्लिश पढ़ रहे थे, जो उर्दू पढ़ रहे थे वो उर्दू पढ़ रहे थे, जो पुराने टाइम पे हमारे टाइम में जो डिफरेंट टाइप के स्कूल्स में थे, प्राइवेट स्कूल्स तब आना शुरू हुए थे, फिर भी एलिट स्कूल्स हुआ करते थे, पब्लिक स्कूल थे, सेमी पब्लिक थे, तो वो वेरी करता था। मेरे साथ किस्सा ये है कि मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उसके वजह से हम लोग जो हैं वो कहते हैं, उर्दू में कहते हैं घाट घाट का पानी पीना पड़ता था। तो हम लोग एक साल एक जगह रहा करते थे। तो उस सिलसिले में मैं शरकपुर, मुरीद के, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, इन सब जगहों पे हमने तकरीबन फैसलाबाद एक-एक साल गुजारा है। अब ये सारे उस तरह की आप अगर आप आज से तकरीबन को 30 साल पहले जाएँ, तो तब तो ये और भी इस तरह का सीन कम था कि आप इंग्लिश प्रमोट हो रही होगी मुरीद के अंदर। अभी भी वहाँ पे हम शायद वो तालीमी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचा सके जो हमें पहुँचानी चाहिए थी। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कभी एक एस्टेब्लिश स्कूल उस तरह का नहीं था, एक फ्रेंड सर्कल नहीं बना और एक कोई लाइब्रेरी जाने का जो एक सारा होता है, तो फिर मेरे पास पीछे दूसरी ऑप्शन रहेगी कि घर में क्या हो रहा है, घर वाले क्या पढ़ रहे हैं, घर में कौन सी किताबें अवेलेबल हैं, अंकल क्या पढ़ते हैं, मामू क्या पढ़ रहे हैं, बड़े कजन्स क्या पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले रोल तो अम्मा का है। अम्मा को जो है वो रीडिंग विरासत में मिली थी अपने नाना से, और जो मेरे सगे नाना थे यानी उनके वालिद साहब से, तो वो पढ़ा करते थे और वो एजुकेशन में थे, तो उस सिलसिले में उनको सॉरी, तो वो कुछ सिलसिले में कुछ लोग अपनी किताबें उनको दे के जाया करते थे कि लेटेस्ट किताब आई है। अशफाक अहमद टाइप लोग जो थे वो उनके दोस्तों में से थे, तो वो भी एक महफिलें लगती थी। और तो इस तरह उनको शौक था। जो मेरी अम्मा के नाना थे, उनको वो अपने टाइम से काफ़ी आगे के इंसान थे। वो उस ज़माने में रीडर डाइजेस्ट बाहर से मँगवा के पढ़ा करते थे। तो उनकी एक अपनी कलेक्शन होती थी और वो कायदे-आज़म टाइप पर्सनैलिटी थे, देखने में भी और हुलिये में भी, और उनको फ़ॉलो किया करते थे। तो एक वो कलेक्शन थी जो आगे फिर अम्मा की जनरेशन को मुंतकिल हुई। अब क्योंकि उस टाइम इंग्लिश का इतना रुझान नहीं था, तो उनको ज़्यादा जो उनकी चीज़ें हाथ लगी वो थी उर्दू की किताबें। उसमें उस टाइम के जो राइटर्स थे उनकी किताबें थीं, और उसके साथ-साथ फिर जब ये लोग बड़े हो रहे थे, तो अभी हम आगे जाके डिटेल में शायद, क्योंकि मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, मैं तो ज़रूर बात करूँगा, बट उस ज़माने में इब्न सफ़ी साहब ने लिखना शुरू किया था। तो वो एक ऐसी किताबें थी जो ग्रो कर रहा था ट्रेंड। तो इस सब सिनेरियो में फिर इसके साथ-साथ जो है वो आगे जाके हम आगे जब फिर उर्दू राइटर से बात करेंगे तो उसमें जो है वो शफ़ीकुर रहमान साहब की बात आएगी, तो उन सब की किताबें भी अवेलेबल थी। तो घर में इस किस्म की किताबें जो हैं वो अवेलेबल हुआ करती थीं, लोग पढ़ा करते थे, और उसमें अम्मी भी थे, मामू भी शामिल थे, इनके बाकी कज़न्स भी थे। तो वो माहौल कुछ इस तरह का था कि अवेलेबिलिटी भी इनकी थी, उर्दू किताबों की एक्सेसिबिलिटी भी थी, और एक तरह से अंडरस्टैंडिंग भी इसी की थी, लिटरेसी भी इन्हीं की थी। तो इस सब सिनेरियो में जो है वो बाय द टाइम जो मेरा टाइम शुरू होता है, बचपन आप जिसे कह लें, या जब मुझे एक आपको रीडिंग हैबिट मिलती है बचपन से, आप 4-5 बहन-भाई हो तो किसी एक को तो मिल ही जाती है पेरेंट्स में से, सबको नहीं मिलती। सो अपनी जनरेशन में जो है वो मुझे मिली, और एक मेरी खाला की बेटी है उनको मिली थी, बाकी सारे नहीं पढ़ा करते थे। तो हमें वो किताबें आगे सारी जो हैं वो विरासत में मुंतकिल हो गई। उनमें कुछ बहुत पुरानी थी, उसमें मदूदी साहब की किताबें पढ़ी हैं, उसमें जो हैं वो सैयद सलमान नदवी की सारी जो हैं उनकी किताबें शामिल थीं। कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताबें थी, शफ़ीकुर रहमान की, और ये मैं आपको किताबें बता रहा हूँ जो वो वाले एडिशन है, नॉट के जो आजकल अवेलेबल हैं, ओरिजिनल एडिशन है। फिर इब्न सफ़ी की 1970s की किताबों की अच्छी खासी कलेक्शन जो है वो मिली। तो बट हम थोड़ा-सा आगे चले गए हैं कि जब मैं इन किताबों पे शिफ्ट हुआ, बट उससे पहले जो बचपन में मुझे मिलती थी, तो वो रुझान था कि अच्छा कहीं गए हैं, तो उर्दू की किताब लेके दे दी गई, अम्मा ने गिफ्ट कर दी।
मेरे छोटे मामू जो हैं वो उनकी ये हैबिट थी कि वो हमें बर्थडे पे उर्दू की एक जो है ना नॉवल गिफ्ट किया करते थे। और वही नॉवल पढ़ के क्योंकि बाकी पूरा साल आपको गुजारना होता था अनटिल एंड अनलेस आपका कोई रिजल्ट आए या इम्तिहान में कामयाबी हो या कोई और आपका मौका है तो फिर एक और किताब मिल जाया करती थी। सो यहाँ से बेसिकली स्टोरी शुरू होती है कि इस स्टेज पे आके फिरोज सन्स की जो सारी बच्चों की किताबें थी वो एक एक करके गिफ्ट मिलनी शुरू हुई वन वे और दी अदर। और फिर जब थोड़े बड़े हुए और अकल आई कि जो हमारी ईदी हमें मिलती है उस पर हमें कब्जा करना चाहिए, अम्मा को दे दें कि बाद में ले लेंगे, और कभी नहीं मिली। तो जब वो भी हमने खुद अपने पास इकट्ठी करनी शुरू की तो फिर खुद भी लेने शुरू कर दिए। लेकिन फिरोज सन्स की जो बचपन की बच्चों की जो कलेक्शन है वो बचपन में सारी पढ़ी। उसमें आली पे क्या गुजरी से लेके जो है वो इनके ए हमीद की सारी किताबें उसमें शामिल हैं। और मकबूल जहांगीर ट्रांसलेशन किया करते थे, तो वो जो ये आपके हैं ड्रैकुला और इस किस्म की जो सारी खौफनाक कहानी है ये सारी की सारी अवेलेबल थी। टार्जन अवेलेबल थी, सुपरमैन अवेलेबल थी, और ऑफ कोर्स जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट तिलिस्म होशुबा और दास्तान अमीर हमजा जो कि 10-10 पार्ट के नॉवल हैं वो अवेलेबल थे। तो ये पहला इंट्रोडक्शन था जहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि पीछे से जो है वो रुझान था पढ़ने पे, जो है वो मना भी नहीं किया जाता था अगर आप बच्चों की उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हमारे पास तालीम तरबियत जो है उसका आ गया। वो एक ऐसा मैगजीन था जो जब मैंने लेना शुरू किया तो फिर अगले 15 साल तक रेगुलरली हमारे घर आता रहा। कभी कभी भी जो नहीं मिलता था तो ये हकीम सईद साहब का जो नौनिहाल है ये उठा लिया, फूल था, बच्चों की दुनिया उससे पहले होता था, बच्चों का बाग होता था। तो ये सारे एक ऐसा इन्वायरमेंट था जहाँ पे मंथली बेसिस पे भी आपको कोई ना कोई रिसाला मिल जाया करता था, और क्वार्टरली या बाय एनुअली बेसिस पे भी कोई ना कोई किताब मिल जाया करती थी। So talking about you basically sort of अच्छा एक ना होलिस्टिक किस्म का ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट जो अवेलेबल है, बिकॉज अगर आप जनरली किसी और से बात करो, एंड आई थिंक यू इसको सही तरीके से पॉइंट आउट किए कि घर का एनवायरनमेंट या घर में क्या कंटेंट आ रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ सेट्स द बेस फॉर इट. First range of all the favorites so you have mentioned, fiction, I would like to focus on fiction, specifically Urdu fiction. Because I think hamari generation onwards is sort of very underrated. And I don't want to generalize it. कि मतलब obviously पाकिस्तान में English speaking population हर कोई अपने बबल में बैठ के देखता है. So obviously there are people from our generation जिनका literature जो है focus जो है वो उर्दू लिटरेचर पे ही. But if we are just talking about our socio-economic sort of bubble and वहाँ पे जो जिस तरह जो trends है, I'm sort of focusing on that. So just talk about थोड़ा सा उर्दू fiction पे specifically कि what were your favorite when you started out reading उर्दू fiction, what was the genre? उसमें genre जो है वो कितना diversified था? You were reading mystery, क्या कोई series थी, क्या था specifically? Any favorite, and if you can just थोड़ा सा उसकी detail बताओ कि क्या कितनी series थी, क्या था and सारा. देखिए बच्चों की जब बात करते हो ना, जिस स्टेज पे मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 6, 7, 8 तक की, जब ज़्यादा हमारा इस पे रुझान होता है। और अगर आप उस स्टेज की बात करो तो इवन हैरी पॉटर की भी वही एज है स्टार्ट करने की। जब आमतौर बच्चे स्टार्ट करते हैं तो वो उसी ग्रेड में होते हैं या उससे छोटे लेवल पे कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पॉइंट ये है कि जब बच्चों की स्टोरीज की बात करते हैं तो वो 90% इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग वो फिक्शन ही होती है। वजह ये है कि हम लोगों ने बच्चों का जो लिटरेचर है उसका एक जो मेन गोल होना चाहिए, जिस तरह हमारे एक दोस्त है राइटर है वो भी कहते हैं कि बच्चों के जो लिटरेचर है उसका मेन गोल उनको एंटरटेन करना है। उसका जो पहला गोल है वो उनको एजुकेट करना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो कहानियां लिखी जाती हैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनका पहला गोल होता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के उठाना है यहाँ से। अगर वो आए हैं तो वो सिर्फ हंस खेलते हुए वापस ना जाएं, कोई ना कोई सबक उनके पास होना चाहिए। चाहे वो सबक उनको याद हो ना हो, चाहे वो एक्चुअली लेके जाए ना जाए, चाहे वो आपकी बात सुन रहे हैं नहीं भी सुन रहे। तो जो हमारे बचपन में जो कहानियां होती थी वो 2 तरह की थी। एक थे रिसाले, जिस तरह मैंने आपको बताया, रिसालों में ही होता था कि मिक्स एंड मैच था। एक किसी ना किसी बुजुर्ग की कहानी होती थी, ठीक है, और वो हमेशा ऐसी होती थी, हकायत होती थी, कोई रवायत होती थी, और उसके एंड पे एक ना एक अच्छा प्यारा प्यारा सा मैसेज होता था। जिस तरह अब्दुल कादिर जिलानी साहब है, उनका वो किस्सा है कि वो चोर आए, उन्होंने झूठ नहीं बोला और अपने दिनार दे दिए, तो वगैरह। तो कुछ इस्लामी कहानियां थी, कुछ रिवायती कहानियां थी,
नहीं तो किसी भी बुजुर्ग को आप पकड़ के एक स्टोरी बना के बच्चों को सिखा सकते थे। दूसरी जो एक जॉनरा थी वो जो थोड़ी कम लोग पढ़ते थे, लेकिन वो था शिकार का लिटरेचर। इस पे भी बहुत कहानियां बनती थी कि अगर आप उस पे शिकार करने गए हैं तो फिर वहां पे जाके किस तरह आपका जो है वो शेर के साथ मुकाबला हो रहा है। हमारे बचपन की एक बहुत मशहूर हुई थी मूवी गोस्ट एंड द डार्कनेस। वो मोर और लेस उस तरह की अगर कहानियां फॉर्म में आप उसको देखो कि अफ्रीका के जंगलों पे निकले हुए एक मशहूर शिकारी है और उसके बाद वो अपनी जगह से बिछड़ गया है अपने काफिले से, और फिर वो अकेला उस शेर का शिकार कर रहा है। इस तरह की जो एक स्टोरीज हुआ करती थी, या भेड़िए का, या वो देहातों पे किसी ने कब्जा किया हुआ वगैरह। तीसरी तरह की कहानियां होती थी बादशाहों की। उसमें ये होता था कि आपके पास अनलिमिटेड आ जाता था स्कोप, कि जो दिल करता है आप लिख लें। कि एक बादशाह था, बड़ा रहम दिल था, उसकी राया उसे बहुत खुश थी। उसके बाद उसके खिलाफ साजिश करनी है, उसका बेटा अगवा करवाना है, जादूगरनी आनी है, जो मर्जी आप उठा के ले आए। वो एक अनलिमिटेड स्कोप था आपके पास। और इसके साथ जो है अगर हम लास्ट उसकी बात करते हैं, जिस लास्ट जॉनरा की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी जो है वो ट्रेडिशनल दास्तान गोई है, जिसे ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग कहते हैं। जिस तरह अरब वर्ल्ड में आपके पास अलिफ लैला और हजार रातें वाली स्टोरी है, और इसी तरह बाकी इंग्लिश लिटरेचर में अपनी स्टोरीज हैं। तो हमारे पास अगर आप जो लोकल बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनली लिखी गई हैं उनमें जो एक बहुत बड़ा नाम है वो है दास्तान तिलिस्म होशुबा। और वो बेसिकली आगे 40 जिल्दों पे मतलब लॉट ऑफ डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह उसको लिखा है, मतलब उसको, बट ज्यादा तौर पे ये माना जाता है कि जो 40 जिल्दों पे है वो मुश्तमिल है। और उनमें से 20 जिल्दें जो हैं वो तिलिस्म होशुबा का हिस्सा है, और उसमें से जो 20 जिल्दें हैं वो उस दास्तान अमीर हमजा कहलाती हैं। अब दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म होशुबा 10-10 किताबों की सीरीज थी जो फिरोज ने निकाली थी, और हर किताब कोई 60-70 सफ़ों पे होती है, छोटी और काफ़ी बड़े फॉन्ट में बच्चों के लिए जो बनती हैं किताबें वो लिखी गई हैं। अभी भी अवेलेबल हैं। मैंने रिसेंटली वो पूरा सेट दोबारा बाय किया है जस्ट अपनी कलेक्शन में रखने के लिए। और वो किताबें होती थी तो वो ये मोटिवेशन थी कि ये किताब मिली है आपको, तो अब आप दोबारा किताब आपको 6 महीने बाद, साल बाद मिलनी है, तो वो आपको एक सस्पेंस बरकरार रहता था। बट ये मेरी पर्सनल फेवरेट जॉनरा थी, और उसकी वजह ये थी कि शायद ये लिखी इतनी अच्छी तरीके से गई है, और तब तक मेरा हैरी पॉटर से तारुफ नहीं हुआ था। तो मेरे लिए जो मैजिकल वर्ल्ड जिसे आप कहते हैं, जादुई दुनिया, या जो दास्तानें होती हैं, वो या तो हमारे पास वो थी जिसमें होता था कि एक जो है वो जिन की जान किसी तोते में होती थी, और वो शहजादा जाके जो उस तोते को मार देता था। लेकिन इससे बियॉन्ड हम नहीं जाते थे। हमारी नानी दादी की कहानियां, हमारे रिसालों में जो किताबों में जो किताब बच्चों के रिसालों में जो आती थी, वो इससे बियॉन्ड नहीं जाती थी। लेकिन दास्तान अमीर हमजा फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी थी। सो अमीर हमजा के जो करेक्टर है ये हजरत हमजा पे बेस्ड है, जो चचा थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो लेकिन ये उनसे पहले की कहानी है, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, बिफोर द प्रॉफिट वाज बॉर्न। ये उससे पहले की सारी स्टोरी, एक बनाई हुई फिक्शनल स्टोरी है ऑब्वियसली। तो लेकिन उनका जिस तरह दिखाया जाता है कि एक दीन इब्राहिमी है और उस पर कुछ लोग यकीन रखते हैं, इवन दो कि बाकी सारे जगहों पे बुतों की तो हो रही है, प्रस्तिश हो रही है। तो उसके दरमियान में फिर एक पेशन गोई होती है, फिर एक बच्चा पैदा होता है, फिर उसके दोस्त होते हैं। तो वो पूरी एक दास्तान मतलब शुरू होती है, और वो फिर दरमियान में किस तरह वो ग्रो करते हैं। फिर उनके एडवेंचर्स हैं, प्राइमरीली वो कोकाफ का जिक्र है। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की दास्तान है। और उसके लिए फिर बीच में आपके पास आप बरे सगीर भी आते हैं, आप यूरोप वाली साइड भी फतह करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आपका लश्कर बड़ा होता है, फिर कभी देयर इज अ लॉस ऑफ वाइफ, देयर लॉस ऑफ चाइल्ड, वगैरह वगैरह। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। उस चीज को जो फिरोज सन्स ने अपनी छोटी सीरीज बनाई थी 10-10 किताबों की, उसमें एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं क्योंकि मैंने बाद में ये किताब पूरी पढ़ी, मुशर्रफ अली फारूकी ने इनका इंग्लिश तर्जुमा किया, मैंने वो पढ़ा, फिर उर्दू में कुछ इसके और वर्जन पढ़ने के इत्तेफाक हुआ। तो मजे की बात है कि इतनी बड़ी दास्तान में उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट मिस नहीं किया। वो ठीक है कि उन्होंने कुछ चंक उसमें से निकाल दिए, लेकिन अमीर हमजा की जो पूरी दास्तान है, तिलिस्म होशुबा की जो दास्तान है, उसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आप कहीं मेजर पार्ट या मेजर कैरेक्टर मिसिंग हो फिरोज सन्स की उस छोटी सी सीरीज के अंदर जो बच्चों के लिए है। तो अगर आप देखो तो वो बहुत अच्छा एक तर्जुमा, उसका मुख्तसर तर्जुमा किया गया है। तो जब आप किसी चीज का अच्छा मुख्तसर तर्जुमा करते हैं तो वो पढ़ के भी मजा आता है। सो दैट इज समथिंग जिसने इमीडिएटली मुझे फिर उसके साथ किया। उमरू अय्यार एक बहुत फेमस करेक्टर है हमारे ऐनक वाला जिन ड्रामे से लेके हर दूसरी स्टोरी में अपनी उनकी 1 लाख स्टोरीज हैं। वो बेसिकली इसी स्टोरी के जो हैं वो अमीर हमजा के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो तो यहाँ से वो जो है वो शुरू होता है, और उनका नाम भी उमरू की जगह अमर अय्यार होता है। बट नेवरदलेस
सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो जिस तरह मैं आपको पीछे बता रहा था, कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, हमारे पास बादशाहों की कहानी थी, हमारे पास इस्लामी कहानियां थी, हमारे पास शिकार की कहानियां थी, और इवेंचुअली फिर हम जिस तरह आगे जाते गए तो हमारे 2 एडिशन हुए। एक हमारा एडिशन हुआ कि जो करंट अफेयर में हमारे जो हो रहे थे, इर्द पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, उन्होंने हमें अफेक्ट किया। और दूसरे साथ ये हुआ कि रसालों के अंदर स्पेशली हमारे पास ऐसी कहानियां आनी शुरू हुई जिसमें रोजमर्रा की बातें हो रही थी कि एक बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे उसको झूठ बोलने पे क्या सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी, घर पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट उन सब में ज्यादा मॉरल वैल्यू मॉरल लेसन हुए करते थे। और इसी तरह फिरोजसंग में भी फिर इवेंचुअली आली पे क्या गुजरी, फॉर एग्जांपल एक ऐसी कहानी है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है कि बच्चे को नैप हो जाता है और फिर उस पर कैसे गुजरती है और फिर इवेंचुअली कैसे वो अपने घर वालों से मिलता है। तो वो अगर आप 90s में देखो तो एक पूरी वेव आई थी जिसमें किडनैपिंग बहुत बढ़ गई थी, यहाँ पे हमारे मुल्क में ड्रग्स बहुत बढ़ गई थी। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों के लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई, नॉट बिकॉज कि उनको हम कुछ सिखा रहे थे ऐसे, बट मोर इम्पोर्टेंटली टू उनको अवेयर कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि ये खतरात आपके आसपास मौजूद हैं, और अगर आपको मशकूक बैग नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल तो फौरन पुलिस को इतला दे। तो इस तरह फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते गए। और इस सब में जो एक चीज मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस हो गया वो ये है कि इससे पहले कुछ पुराने एलिमेंट्स भी थे जो बचपन में हम पढ़ते थे। वो थी सूफी तबस्सुम की कहानियां, टोट बटोट की, अलादीन की, और ये शेख चिल्ली की कहानियां। तो ये उस कैटेगरी में ज्यादा आती हैं जो पुरानी आपके पास नस्ल दर नस्ल विद सम एडिशन कोई ना कोई चलती आ रही थी। अच्छा, now because I know you, एक point पे you were working with an organization that was making comics, and उसमें you got to sort of उसपे you were one of the go-to persons जो उसके English content उसका version था, उसके उर्दू translations में you were involved with that. So the reason I bring this up is talking about the language, language, Urdu, written language, and speaking language, because उसपे थोड़ा सा reflect करो कि this idea of, because majority people जो हमारे इर्द गिर्द हैं, again I'm not stereotyping everybody or the entire generation across Pakistan, but हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो they would have issues in रीडिंग एंड राइटिंग उर्दू इतने फ्लुएंट नहीं है वो कंपेयर टू यू नो इंग्लिश काउंटर पार्ट उस पे अगर देखो तो इन योर एक्सपीरियंस नॉट बीइंग एबल टू रीड एट दिस एज उर्दू प्रॉपरली, उसका क्या इम्पैक्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन कि जी हम ग्रोइंग अप दोज पीपल वर नॉट एक्सपोज्ड टू उर्दू लिटरेचर इतना कॉमनली जितना यू वर, या उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंड डज इट हैव एन इम्पैक्ट और नॉट इन योर ओपिनियन? ये 2-3 इसमें क्वेश्चन हैं जिनको हम बारी बारी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहली जो चीज़ हमेशा आती है और जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये है, उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो माइंडसेट की बात है जो हम पहले बात कर रहे थे। वो ये है कि विद टाइम हमारा जो एक हम अक्सर बात करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स की हमारी कौम अभी तक शिकार है, आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा चल रहा है, जो अब और ज़्यादा स्फीयर होता जा रहा है, जिसमें अब और तरह के ममालिक और उनके कंटेंट जो हम देख रहे हैं वो भी शामिल हो चुका है। बट अगर हम इससे पहले जाएं तो इवन इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो हमारा एक वो गोराशाही कॉम्प्लेक्स था वो यही था कि इंग्लिश जो है ना हमें सीखने की ज़रूरत है, वो सीखेंगे तो ही हम जो है वो पढ़े लिखे कहलाएंगे। इसमें 2 बातें, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, सबको आनी चाहिए। इंडिया जैसे मुल्क ने अपने उसको इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है, तो इससे उनकी रस्म व रवाज या उनका कल्चर या उनकी लैंग्वेज तो ख़त्म नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं है। वो उनकी हिंदी फिल्में जो हैं वो दुनिया भर में राज भी कर रही हैं। हमारे जो है वो सारे घरों में शाहरुख खान, सलमान खान जो है वो अपने ज़्यादा एक्टर से पसंद किया जाता है, और उसके साथ साथ वो दुनिया भर की IT कंपनी भी वहीं आके खोल रही हैं क्योंकि हम सबको इंग्लिश भी आती है। तो ये जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन या जिद बनाई हुई है कि इंग्लिश या उर्दू होनी चाहिए, आप इस ज़माने में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम सरकारी खता-व-किताबत जो है वो उर्दू में हो जाए, तो वो भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसकी तुक नहीं बनती है। आपने बाहर डेलीगेट से बात करनी है, फॉरेन ऑफिस क्या करेगा, वो उर्दू में लेटर लिखेंगे फिर उसकी ट्रांसलेशन भेजा करेंगे बाहर। तो ये हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ हमें एम्फसाइज करनी चाहिए, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं वो सही हो। वो आप उर्दू सीख रहे हैं तो कम से कम सही उर्दू सीखें, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो कम से कम सही इंग्लिश सीखें।
हमारे यहाँ ये हो रहा है कि स्कूल्स में ज़ोर ये है कि स्कूल में जाते हैं बच्चे, वापस आएँ तो वो सारे शेक्सपियर बन चुके हों। लेकिन एट द सेम टाइम जो वो इंग्लिश सीख रहे हैं बच्चे, एक्चुअली वो सीख रहे हैं यूट्यूब वीडियो से, वीडियो गेम से और आपस में व्हाट्सएप पे बात करने से। जो आखिरी 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन तीनों के ऊपर जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है लिंग्विस्टिक वाइज़, क्योंकि वो एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो आप वाई ओ यू को यू लिख दें, आपका काम तो पूरा हो गया, अगले को भी समझ आ गई। लेकिन ओवर द टाइम जब आप ये काम करते रहते हैं, तो आपकी लिखने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। ये जो आपको आमतौर पे एब्रिविएशन लिखते नज़र आते हैं हमारे दोस्त, उनको आप कहें पूरा सेंटेंस लिखें, वो नहीं लिख पाते। हालाँकि वो यू, ये स्लैंग वगैरह करके वो लिख लेते हैं और कम्युनिकेट कर लेते हैं। सो एक तो ये इश्यू है कि हमें उस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है कि इंग्लिश, उर्दू एक-दूसरे की ज़िद नहीं है। आप दोनों चीज़ें सीख सकते हैं और दोनों चीज़ें सही तौर पे सीख के आप ज़्यादा बेहतर होंगे, आप मल्टीलिंगुअल कहलाएँगे रादर देन जो है वो आप एक चीज़ पे ज़ोर रखें। स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है कि इंग्लिश आती है, हमारे स्कूल्स डिस्करेज करते हैं कि जी हम इंटरनेशनल लेवल के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। तो आप उनको किसी लेवल के लिए भी तैयार नहीं कर रहे, ना वो वहाँ के रहेंगे, ना यहाँ के रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दोज़ किड्स आर नॉट गोइंग अब्रॉड। मेजॉरिटी नहीं जा रही, जो जिन्होंने जाना होता है वो उर्दू सीख के भी चले जाते हैं, वो पंजाबी सीख के भी यहाँ से चले जाते हैं। तो खैर एक वो एलिमेंट था। दूसरा ज़रूरी कितना ज़रूरी इसीलिए है, उसी को कंटिन्यू थोड़ा अगर मैं करूँ बात को, कि स्कूल में आप बोलते हैं, ठीक है, टीचर से बात कर ली, घर आके आपने ज़ूम कॉल पे बात कर ली, लेकिन हमारे घर आके क्या होता है, बच्चे 8 घंटे स्कूल हैं, 6 घंटे स्कूल हैं, घर आके वो आपकी हाउस हेल्प से बात करते हैं, वो आपके जो ड्राइवर हज़रात हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपने दादा-दादी से बात करते हैं, वो नाना-नानी से बात करते हैं। चलो मैं पेरेंट्स को इसलिए निकाल रहा हूँ कि पेरेंट्स एक अगर इंटेंशनल एफर्ट कर रहे हैं कि हमने इंग्लिश में ही बात करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बाकी सारा इकोसिस्टम देखो, वो सारा का सारा इंग्लिश ओरिएंटेड नहीं है, वो उर्दू में बात ही करेंगे। तो आपका एंड पे ये होता है कि वो टूटी-फूटी उर्दू सीखते हैं और वो इंग्लिश भी उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं बात करते, क्योंकि उनके इर्द-गिर्द वो एटमॉस्फेयर नहीं है। वो सिर्फ़ स्कूल में बात करते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं या मैक्सिमम अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। दादा-दादी इस टाइम बैठ के इंग्लिश नहीं सीखेंगे कि हम अपने पोते-पोते से इंग्लिश में बात करें। वो इंग्लिश बोल रहे होंगे, इधर से जवाब में पंजाबी भी आ जाती है, व्हिच इज़ टोटली फाइन। हमारे फ़ोन पे ज़ूम कॉल्स पे अक्सर यही हो रहा होता है कि बात आप बच्चों को भी समझ आ रही होती है, लेकिन क्योंकि बोलने में मुश्किल होती है, तो जवाब इंग्लिश में आ रहा होता है और यहाँ से पंजाबी या उर्दू में गुफ्तगू हो रही होती है। तो जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि मल्टीलिंगुअल होना एक्चुअली एक एडिशनल प्लस पॉइंट है, तो हम इसमें आगे नहीं जा सकते। सेकंड बात आती है कि फिर जब यही लोग आगे आएँगे, ऊपर आएँगे और इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो अनटिल एंड अनलेस वो बहुत सिंसियर एंड बहुत ज़्यादा तौर पे ट्रेन्ड हैं, तो वो फिर गलत चीज़ ही प्रमोट होगी। हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जब वो लिखते हैं, अगर आपने गलत इंग्लिश लिखी और आपने गलत उर्दू लिखी और आपके लाखों जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने तो कहना है ये ठीक है। हमारे उर्दू चैनल्स के ऊपर आप रोज़ाना देखो तो इम्ला की गलतियाँ होती हैं स्क्रीन्स के ऊपर। तो अगर आप नेशनल टीवी पे गलत जो है वो इम्ला के साथ वर्ड लिख के चला रहे हैं, तो जो उसको पढ़ने वाले हैं, आप उनसे कैसे तवक्को रखते हैं कि वो सही उर्दू सीखेंगे? अनटिल एंड अनलेस उनके पास कोई और एक्सपोज़र हो, वो खुद पढ़ते हों या खुद देखते हों। तो हमारे जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन चुके हैं, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो उर्दू को इतना परवाह भी नहीं करते। मैं प्रोफ़ेशनल राइटर उर्दू का मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी उर्दू उस ऑफ़िस में सबसे अच्छी इसलिए थी क्योंकि मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड था। और हम जब वो लिखते थे, तो यहाँ पे ये इश्यू आया करता था कि ये जो हम लिख रहे हैं इसका क्या सिनेरियो है? उसकी वजह ये होती थी कि इंग्लिश लिखना तो आसान है, इंग्लिश में आपने एक एक्सप्रेशन सोचा, इंग्लिश में आपने एक चीज़ को अपने दिमाग में सोचा, फिर आपने उसको लिखा। लेकिन जब आप उसको उर्दू लिखने बैठते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो एग्ज़ैक्ट वर्ड टू वर्ड आपने लिखना है। तो जब कॉमिक लिख रहे थे, जब मैं कॉमिक लिखता था, तो मैं उनको हमेशा ये कहा करता था कि कॉमिक के तौर पे ये मैं अपने तौर पे इसको लिखूँगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं वर्ड बाय वर्ड आपका हर डायलॉग करूँगा ट्रांसलेट, क्योंकि दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। जब हम लिखते थे तो हमें मुझे वो मिल जाती थी कि क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी लाइन है, क्या डायलॉग्स हैं, और फिर मैं उसकी बेस के ऊपर देखता था कि उर्दू में सही तौर पे यहाँ पे क्या जुमला बनता है, क्या डायलॉग बनता है, क्या नहीं। लेकिन और यही होना चाहिए। आजकल जो आपको चीज़ें आम तौर पे नज़र आती हैं, किसी को आप दे दें तो वो गूगल ट्रांसलेट में डाल देते हैं, और गूगल ट्रांसलेट ये करता है कि वो हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करता है लिटरली। सो लिखते हुए एज़ अ राइटर मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा ये होता था कि जब आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, तो आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, इंग्लिश में आपके ज़हन में मुहावरे आ रहे हैं, ज़रबुल मिसल आ रहे हैं, और जब आप उर्दू लिख रहे हैं, तो फिर आप उसको उस तरह सोच रहे हैं और उसको उसी तरह लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको एक तरह उस तरफ सोच रहे हैं और दूसरी तरफ सोच रहे हैं।
अब लास्ट जो आपकी बात थी वो एक, अगर कुछ मिस किया तो आप बता दीजिएगा, बट जो एक लास्ट और बात थी वो ये थी कि बच्चों को जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को ये बच्चों का कसूर है, ये पेरेंट्स का कसूर है, ये स्कूल का कसूर है, या ये कंटेंट क्रिएटर का कसूर है, या ये राइटर्स का कसूर है। इसमें पहली बात तो ये आती है कि बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चों को स्टोरी सुननी है, उनको आप इंग्लिश में सुनाएंगे, उर्दू में सुनाएंगे, आप उनको एक्शंस के थ्रू सुनाएंगे, स्टोरी टेलिंग करके सुनाएंगे, बच्चे वो स्टोरी एंजॉय करेंगे। तो ये अगर इंप्रेशन हमारा है कि नहीं आपको इंग्लिश में सुनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अगर आप उर्दू में सुनाएंगे तो वो शायद रिएक्शन ना मिले, ये एक जेन्युइनली गलत बात है। उसकी वजह ये है कि जो आपके बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा। सो अगर आप बच्चों को एक स्टोरी सुनाना शुरू करें और वो स्टोरी है उर्दू में, और आप उसके साथ उनको एक अपनी जो आवाज़ की टोन है उसके साथ सुनाएं, या वो कि कहानी लिखी ऐसी गई हो, अगर आप नहीं भी सुना रहे लेट से, तो वो लिखी ऐसी गई हो कि बच्चों को पढ़ने का मजा आए, वो इंगेजिंग हो, वो अच्छा कंटेंट हो, तो आप देखेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि कोरियन ड्रामे बड़े मशहूर हैं। उर्तुगुल जो हमारा टर्किश ड्रामा है, ये इतना मशहूर हुआ है, उसकी डबिंग, उर्दू डबिंग अवेलेबल है, लेकिन उसको तो इंग्लिश डबिंग अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। हम लोग जो ज़्यादा इंग्लिश डबिंग में देख लेते हैं चीज़ें, लोग सब टाइटल पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी एफर्ट है। इसका मतलब है कि आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब है आप कुछ और नहीं कर सकते, आपने फुली फोकस होकर स्क्रीन पे देखना है और उसको पढ़ना है। लेकिन लोगों ने किए, 500-500 एपिसोड लोगों ने बैठ के इस तरह देखी हैं। क्यों देखी हैं? क्योंकि उनको कंटेंट पसंद आ रहा था, उनको ये लग रहा था कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसकी वो अच्छी है, उसके डायलॉग अच्छे हैं, उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है। तो सिमिलरली मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पे कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को आप अगर कंटेंट उर्दू में दे रहे हैं, तो वो कंटेंट क्या है? जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, अगर सिर्फ उनको हमने लेक्चर देना है कि आप वहाँ पे जाएं और झूठ ना बोलो और सच ना बोलो, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, चाहे इंग्लिश की कहानी हो, उर्दू की कहानी हो। सो अगर आपने बच्चों को उर्दू में कंटेंट फराहम ही नहीं किया अच्छा, तो फिर आप बच्चों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि वो उर्दू नहीं पढ़े? अगर आपने बच्चों को वो रीडिंग कल्चर ही नहीं दिया, तो फिर आप बच्चों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, नई जनरेशन को, कि उनको उर्दू नहीं आती? सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। इसमें पहला रोल जो ये है कि जो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं, वो कितना सबक आमोज़ है और कितना एंटरटेनिंग है। अगर वो ज़्यादा सबक आमोज़ है, तो उसके साथ वही सलूक होगा जो हमारी कोर्स की किताबों के साथ होता है। अगर वो एंटरटेनिंग है, तो वो इंग्लिश में भी चलेगा, उर्दू में भी चलेगा। स्टोरी टेलिंग सेशन में मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं देख रहा था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाके एक स्कूल था, एलीट स्कूल था, वहाँ पे जो है उन्होंने कहा जी हम उर्दू में कहानी सुनाएँगे, तो बच्चों ने कहा नहीं, नहीं हमने नहीं सुननी, हमें तो आती नहीं उर्दू, हमें तो आती नहीं। उन्होंने कहा, जो स्टोरी टेलर थे उन्होंने कहा चलें आप सुने तो सही। उन्होंने सुनानी शुरू की, साथ वही जिस तरह मैं बता रहा था, आवाज़ का उतार-चढ़ाव, एक्शन थोड़ा, 10 मिनट बाद बच्चे हँस रहे थे, और वही किताब फिर वो घर भी लेके गए। सो पहला जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो ना सिर्फ़ बच्चों के लिए, बट जनरली, कि अगर हम कंटेंट अच्छा बना नहीं रहे, तो फिर आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि वो कंटेंट अच्छा कंज़्यूम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम अच्छा कंटेंट बना रही नहीं, इट मीन्स कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अच्छा कंटेंट में फ़र्क भी जान सके कि यार ये अच्छा कंटेंट है या बुरा कंटेंट है। सिमिलरली जो रीडिंग कल्चर है, वो हमारा वैसे ही मुआशरे में ख़त्म होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टीवी स्क्रीन्स आ गई हैं, नेटफ्लिक्स आ गया, यूट्यूब वीडियोज़ आ गई हैं, वीडियो गेम्स आ गई हैं। तो उसको तो जनरली भी इंग्लिश हो, उर्दू हो, रीजनल लैंग्वेज हो, उसको आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और लास्टली जो है वो बच्चों और हमारे माइंडसेट की, जिस तरह मैंने पहले बात की, कि हमें उसको एक कमतर ज़ुबान नहीं समझना चाहिए। उसको आप बच्चों को उर्दू सिखाएँ, वो अपनी उर्दू सीखें, अपने जो भी लैंग्वेज है वो सीख रहे हैं, पंजाबी सिखानी पंजाबी सिखाएँ, रीजनल लैंग्वेज सिखाएँ, बट व्हाटएवर दे आर लर्निंग, वो एक सही तौर पे इधर सीख लें, ना बोलें, सारी उम्र ना बोलें। आप बाहर चले जाएँगे, आपको शायद सारी उम्र उर्दू बोलने का मौका ना मिले। वो एक बात की बात है, वो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि जो है वो आपको उर्दू आती है, नहीं आती, लेकिन आपको आनी चाहिए। गलत उर्दू लिखना, बोलना, बच्चों के लेवल पे, बड़ों के लेवल पे, नेशनल टीवी के ऊपर एक अफ़सोस की बात है। क्योंकि अभी भी हम उसी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे आप यहीं से लोग जा के जर्मनी में 4-4 साल की डिग्रियाँ करने के लिए पूरा डेढ़-डेढ़ साल लगा के लैंग्वेज सीखते हैं। और वो लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं जी? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, या हमें डिग्री चाहिए, या हमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इसको आप एज़ अ रिक्वायरमेंट समझ के ही पूरा कर लें, कि ये जो लैंग्वेज सीखना है, और ये जो हमारे पास इसको सही सीख के तौर पे आप इस्तेमाल ना करें सारी उम्र। आप बाहर रह रहे हैं, आप आयरलैंड रह रहे हैं, आप जर्मनी रह रहे हैं, शायद सारी उम्र आपको उर्दू इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। लेकिन एटलीस्ट जब आप इस्तेमाल करें, तो आप करा, किरी, की, का की गलतियाँ तो ना करें।
So you काफी in-depth detail में you covered कि content पे importance क्या है, and you very rightly pointed out कि एक हमारा जो एक वो complex mentality है ना कि अंग्रेजी बोलेंगे और लेकिन दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, वो एक I think colonial past का भी थोड़ा impact है जो hangover हमारा नहीं उतरा. But I will just ask one more question. एक जो I think this is my sort of take on it. कि जब भी उर्दू की जो बचपन में खुद भी उर्दू की जो हम फिक्शन किताबें जो थी, उनकी अगर आप उनको उनके विजुअल से मैं कंपेयर करूँ ना टू द योर इंग्लिश का काउंटर पार्ट, उनकी क्वालिटी आपको वैसी थोड़ी डाउनग्रेडेड लगती थी. फॉर एग्जांपल आप पेपर क्वालिटी देख लो, कवर का डिजाइन देख लो, बुक कवर आर्ट देख लो. एंड द रीजन आई आस्क दिस क्वेश्चन I asked this to someone else as well, and he is one of a Pakistani writer as well, and he said कि वो जब बचपन में किताबें उर्दू की कहानियां पढ़ रहे थे, उनका फोकस ये था, उन्हें चाहिए थी अच्छी स्टोरी, एंटरटेनिंग स्टोरी. सो ही डिडंट रियली केयर कि वो उसका जो है ना वो कागज की क्वालिटी की अच्छी थी या नहीं थी. बट देयर आर जो रीडिंग हॉबीस्ट हैं, वो एक जनरल स्टेटमेंट यूज होता है वेयर वी से के the smell of new books, the touch of the paper and XYZ के वो जो एक sort of bookstagrammers को भी आप देखोगे तो इस चीज को बड़ा वो हाईलाइट करते हैं. तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इम्पोर्टेंट था कि जो कवर आर्ट है वो इंटरेस्टिंग कैप्टिवेटिंग था, पेपर क्वालिटी अच्छी थी या नहीं थी? देखिए अगर मैं इसे आप पूछेंगे ज़ाती तौर पे तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. उसकी वजह ये है कि मुझे अपनी अम्मा के नाना की किताबें भी मिली हैं. मैंने खुद भी फिर अपने बचपन में किताबें ली हैं और मैं अब भी किताबें बाय करता हूँ अपने आस-पास. सबकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बांग्लादेश बनने से पहले जो पाकिस्तान में पेपर होता था वो और था. बांग्लादेश जब हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान चला गया तो वो पेपर क्वालिटी और हो गई. और ओवर द ईयर्स जो आपकी इम्पोर्ट क्वालिटी है वो वेरी की है क्योंकि कॉस्ट ऊपर चलती जाती गई है और फिर यहाँ पे रीडिंग हैबिट्स कम होती गई तो फिर लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छे पेपर क्वालिटी पे करना मुश्किल हो गया है. आज आपके पास अभी किताबें कुछ आई हैं, अगले साल आ रही हैं, 2-2 हज़ार की किताब है. तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग 2 हज़ार की किताब पढ़ सकते हैं अगर आपको प्रीमियम पेपर मिल रहा है. एट द सेम टाइम जो हमारे पास बचपन में जो हमें कहानियों में मिलती थी, इश्तियाक अहमद के नॉवल थे, ये तालीम और तरबियत था, तो ये इतने पतले पेपर पे थे कि अगर आप वो इंक वाला जो पेन है उस पर रख दें तो वो पूरे पेज पे फैलनी शुरू हो जाती थी. बट नोबडी केयर्ड. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पेपर कितना अच्छा है. मैंने और ठीक है अब ये क्योंकि इंस्टाग्राम आ गया है, क्योंकि फेसबुक आ गया है, क्योंकि हमें फैंसी तस्वीरें खींचनी है, हमारे पास कैंडल होनी चाहिए, हमारे पास एक कैमरा साथ पड़ा हो या चाय का कप पड़ा हो, एक अच्छा पीछे टेबल हो, तो वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई है. और इवन अगर आप वो तस्वीरें भी खींच रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो जो चीज़ नज़र आ रही है वो सिर्फ कवर है. नीचे उसके ऊपर अगर वर्स्ट क्वालिटी का पेपर भी लगा हो तो वो आपको पता नहीं लगता. सो एज अ रीडर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आज भी कि वो किस पेपर पे छपी हुई है. अगर वो मज़े का है तो मैं अखबार का टुकड़ा भी पढ़ लूँगा. अगर वो मज़े का है तो मैं वो पैम्फलेट भी पढ़ लूँगा. और अगर वो किताब आपकी आ रही है तो और भी सोने पे सुहागे अच्छे में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किताब को पब्लिश होने में. तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर जिस राइटर को जो ज़्यादा सूट करता है वो सही रहता है. बाकी जो हमारे मेजर लीडिंग पब्लिकेशन इदारे हैं यहाँ पे, उन सब का अगर पेपर उठा के देखें तो उस पे तो कंसिस्टेंसी भी है और उस पे एज़ सच कोई डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र भी नहीं आती. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको अच्छी कहानी पढ़ने के लिए अच्छी कहानी सुनने के लिए, अच्छी कहानी देखने के लिए आपकी प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए या दैट इज़ द ओनली थिंग जिससे आप चल सकेंगे. अगर अच्छी स्टोरी होती है तो वो आप ज़रूरत है. हाँ, ये आप मैक्सिमम कह सकते हैं कि कभी-कभी बहुत अच्छी चीज़ों को वो प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं मिल सकती बिकॉज़ ऑफ रीज़न्स लाइक फाइनेंसेस या उनके कोई और. तो आप कहते हैं यार काश ये ड्रामा, ये मूवी ये इस स्केल पे बनती या उस स्केल पे बनती तो फिर देखें कितना कुछ होता अगर आप इसके इफेक्ट्स इतने अच्छे होते. वो एक डिफरेंट बात है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा फ्रॉम एन आउटसाइडर एंड रीडर्स पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें पाकिस्तानी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में, and if we just focus on the Urdu literature, fiction and non-fiction combined, what do you see as a reader कि what's lagging in the Pakistani publishing industry? And इसमें थोड़ा सा I would also go back
टू मेंशनिंग फिरोज सन्स का जब आग लगी तो पूरी एक आई थिंक देयर वर 2-3 जनरेशन थी जिनके लिए ना वो एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ लॉस था. ए जस्ट टॉक अबाउट दैट के बिकॉज यू हैव मेंशन फिरोज खान और उनका अपना एक फिरोज खान का अपना एक सॉर्ट ऑफ ऑरा कह लो कि वो था उनका जो स्पेसिफिकली जो मेन स्टोर था. आई रिमेम्बर कुछ कपल ऑफ इयर्स अगो आई वेंट जो उनकी थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो रीस्ट्रक्चर रीबिल्ड करने की कोशिश वहां पे एक छोटा सा उन्होंने एक यूनिट किया बट दैट डिडंट हैव दैट यू नो वो जो फिरोज खान की मेमोरीज हैं वो आपको उस जगह पे अब नहीं मिलती. सो what do you think कि क्या lagging क्या है and publishing industry local क्या कर सकती है to sort of help the trend of O2 reading या spreading it to the continuing it with the younger generation. देखिए इसमें जो पहले आप बात कर रहे हो फिरोज सन्स की शॉप जल जाना वो एक नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है. उसमें वो बहुत एलिमेंट आता है. मुझे अगर आप वो कहो कि अब वो सारी की सारी एग्जैक्ट वो ही इनकी कलेक्शन इनके डिफेंस में जो उन्होंने 2 खोले हैं और अब जो नया खोला है वो तो काफ़ी बड़ा इन्होंने पूरा बनाया जहाँ लाइब्रेरी भी है तो वहाँ अवेलेबल है. तो मेरा मकसद एक तरह से पूरा हो रहा है. ठीक है मैं मिस करूंगा, मैं फिरोज सन्स में उस दुकान पे नहीं जा सकता, वहाँ पे जो अंकल बैठते थे मैं उनको नहीं देख सकता, लेकिन आपका वो सारा लिटरेचर तो सेव है, वो तो आर्काइव्ड है. तो इट्स नॉट लाइक कि वो हमारी वाहिद जो थी वो कलेक्शन थी. ठीक है उसमें लॉस बहुत हुआ, आई एम श्योर बहुत सी ऐसी किताबें होंगी जो हमारे हाथ से निकल गई जिनकी कॉपीज नहीं थी, जो कहीं और अवेलेबल नहीं थी, वो अपनी जगह बात ठीक है. लेकिन उसकी वजह से खुदा ना खास्ता इदारा तो बंद नहीं हुआ. संगी मील है उनका भी जो है मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है. उनका जो पीछे स्टोर है, उनका जो प्रिंटिंग वाली साइड है, वहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप उनका सारा कुछ है. तो वो नॉस्टैल्जिया अपनी जगह. पार्टी हाउस अगर आपने शहर में बेस्ट कॉफी चाय पीनी है तो आपको पार्टी हाउस का नाम कोई नहीं बताएगा प्रॉब्ली, लेकिन अगर आप कहो जी कि वहाँ पुराने भी जा रहे हैं तो फिर चाय तो पार्टी हाउस में पियेंगे. तो वो ऑरा है आपका कि अच्छा इसी कुर्सियों पे जो है इन्हीं कुर्सियों पे वो फलां बैठते थे, वो ये अहमद की तस्वीर लगी हुई है. आपके साथ अगर कोई बुजुर्ग राइटर या पुराने हो तो वो आपको मेमोरी सुनाना शुरू कर देते हैं. तो नॉस्टैल्जिया अपनी जगह. बट जो अगर हम बात करें पब्लिशिंग है तो पब्लिशिंग के हमारे बड़े बेसिक और प्रैक्टिकल किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिनका नॉस्टैल्जिया या एक शॉप या एक लोकेशन से ताल्लुक नहीं है. उसमें जो पब्लिशर हैं वो आपको बहुत देर तो बता सकते हैं, बट एज अ रीडर अगर मैं कहूँ जी मेरी किताब महंगी बहुत है, मेरी उससे रीच से बाहर है, तो फिर आपको पब्लिशर कहेगा भाई कि हमें कहीं सब्सिडी दें. पेपर इंपोर्ट करना अच्छी क्वालिटी का, जिस तरह पहले बात कर रही थी, फिर जो उनकी लोकल प्रिंटिंग है उनके सारे अपने रिसोर्स में करना, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जब आगे रीडर नहीं है. अमजद साहब की किताब आई थी मुझे याद है जब हम कॉमिक लिख रहे थे, वो भी हमारे उस प्रोजेक्ट में हिस्सा थे. उसका 1000 का प्रिंट रन था. अब अगर अमजद साहब की किताब का 1000 का प्रिंट रन है तो आप ये सोचें कि अगर मेरे जैसे बंदा मुंह उठा के किताब लिखता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है या जिसका कोई वो नहीं है, जिसका डेब्यू नॉवल है, तो उसको ये इदारे कितना सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर उन्होंने बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि तारड़ साहब की किताब या अमजद साहब की किताब को इतने हजार हमने प्रिंट निकालना है, तो वो आपको उस लेवल का इमीडिएट तो नहीं देंगे क्योंकि आप बहरहाल उस लेवल पे तो नहीं है. तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमने इस कल्चर को पब्लिशिंग या प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करना है तो उसका तरीका फिर ये है कि आप सब्सिडी दें, आप इनको प्रमोट करें, आप इनके जो हैं वो जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम थोड़ा ला सकें. अगर हम उसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं तो दैट मीन्स कि हम प्रॉब्ली प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं. जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इंस्टेड के हम एक किताब 2000 बेचने की बजाय अगर हम लेट से 100 किताबें 200 की बेच रहे हैं या 10 किताबें 200 की बेच रहे हैं तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. सो प्रिंटिंग के जो हार्डकोर मसले हैं कि कहाँ से क्या इंपोर्ट होता है वो तो आपको प्रिंटर बेहतर बता सकता है. बस एज अ रीडर पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ या जिनसे मैंने, और फिर ये है कि जो आपकी बुक शॉप्स हैं उनके पास जब आप जाते हैं तो वो एक बहुत मेजर आपका चंक रख लेते हैं. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि एक पॉइंट पे हम जब कॉमिक अपना बेच रहे थे, जब हमने उसकी फाइनल निकाली सेलिंग प्राइस, तो हमें उस कॉमिक में जिसमें हमारी पूरी इलस्ट्रेशन सब कुछ प्रिंटिंग करने के, ये मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ प्रिंटिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन की. प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एंड पे हमें 5 रुपए बच रहे थे. अब या तो मैं उसकी 50,000 कॉपियां बेच रहा हूँ तो मुझे फायदा है, उसकी 100 कॉपियां क्या, उसकी 1000 कॉपी भी निकल के मेरे शायद उस प्रॉब्ली उस एक आर्टिस्ट की तनख्वाह भी नहीं निकल रही जिसने वो ड्रॉ किया है. तो अगर हमने हमारे फिर यहाँ मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं. एक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अपने मसाइल हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अपने मसाइल हैं. जितने कम प्लेयर मार्केट में होंगे
उतना आपका कंपटीशन कम होगा, उतने उनके पास नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि राइटर को एंड पे और कम मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंड पे इफेक्ट तो राइटर ने होना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अपनी शेयर नहीं छोड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अपना शेयर नहीं छोड़ेगा, तो एंड पे राइटर ही बचेगा जो कहेगा चलो यार मुझे 5% ही दे दो जिस तरह हमें मिल रहे थे, लेकिन आप ये कंटेंट बाहर निकालें। तो ये सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिनका हल भी मुमकिन है, लेकिन हमें नॉस्टैल्जिया से बाहर आके इनको ग्राउंड रियलिटी पे देखना पड़ेगा कि क्या-क्या पॉलिसीज इनको सपोर्ट कर सकती हैं। Yeah, true that. And I think ये जो recent import ban लगा था, for the multiple things, I think books was one of the things जो जिसका impact हुआ. And as a reader myself, मुझे एक hope थी कि वो कहते हैं कि opportunity भी इस तरह के issues में से निकलती है कि somehow and some way the industry or the people who are still working उसमें, या कोई जो है government would think कि हम कुछ उसमें इसको ना कर सकते हैं, instead of relying on कि import होगी किताब अच्छी क्वालिटी की तो ही आपको मिल सकती है। हम इंडस्ट्री कैसे डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो वो देयर इज अ होल सेगमेंट ऑफ मार्केट जो आप क्रिएट कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो वहां तक अभी माइंडसेट हमारा जो है वो नहीं पहुंचा। मूविंग ऑन, हमने बात की कि बचपन में क्या पढ़ते थे, क्या इंटरेस्ट वगैरह कैसे डेवलप हुआ। तो मूविंग ऑन टू अब के अब क्या रीडिंग हैबिट्स हैं, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी आई थिंक गोज बैक एंड अपने वो थोड़ा सा एट टाइम्स वही नॉस्टैल्जिया के जो मेंशन किया कि कभी कभी जाते हैं एंड वो पुराना जो sort of comfort literature है, we go back to it. But other than that, as a mature reader, if we वो एक term अगर हम use कर सकें, so what are the Urdu writers that you are reading, you would recommend कि पढ़ना चाहिए, जो कि एक अच्छी स्टोरी बता रहे हैं, या anything even if it's non fiction, तो कौन से वो उर्दू राइटर्स हैं जो यू आर रीडिंग दीज डेज, एंड यू थिंक जिनका हमें पता होना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो मेरे ख़्याल है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे मैं अक्सर बात करता हूँ, फिर दोबारा करूँगा कि जब हम लोग किसी को लगाते हैं ना उर्दू लिटरेचर पे, हम कहते हैं यार उर्दू किताबें पढ़ा करो, तो वो कहते हैं अच्छा बताएँ जी कौन सी अच्छी किताबें हैं? वो कहते हैं जी बानो कुदसी अगर आ जाके पढ़ लें, अशफाक अहमद का ज़ाविया पढ़ लें, मुमताज़ मुफ्ती की तलाश पढ़ लें। वो 2 सफ़े पढ़ते हैं फिर वो भाग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक बहुत एडवांस लीडर के लिए लिखे हुए हैं। आप जो प्योर हार्डकोर शेक्सपियर है, वो भी आप नहीं पढ़ सकते जितनी मर्ज़ी आपको इंग्लिश आती हो। सिमिलरली जो दास्तान अमीर हमज़ा है, वो उर्दू में लिखी गई है। वो जो ज़माने की उर्दू है, वो मेरे जैसे बंदे ने डिस्पाइट एवरीथिंग 1.5 साल पहले जब पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मुझे एक जगह उसकी ओरिजिनल कॉपी नज़र आ गई थी किसी के पास, तो जब मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो मेरे से भी नहीं पढ़ी गई, क्योंकि वो मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई मुख्तलिफ किताबें हैं। तो यहाँ पे एक तो मैं ये करना चाहूँगा कि जब आप किताब उर्दू पढ़ना शुरू करें तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। आप कहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बच्चे को आप मानो कुछ नहीं पढ़ा सकते। तो अगर आपने एक बच्चे को किक करवानी है, प्रमोट करनी है, तो आप हैरी पॉटर से स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली उसके इक्विवेलेंट आपकी फिरोज सन्स की किताबें हैं, आपकी तालीम और तरबियत की किताबें हैं। उनके क्या कंटेंट के इश्यूज़ हैं और वो हम क्या स्टीरियोटाइप प्रमोट कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की क्या बात कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं आपके पास फिर वही बात जाती है कि कंटेंट हम क्या दे रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट जनरली आप अगर बच्चों के रिसालों से शुरू करें, आप बच्चों की किताबों से शुरू करें, बच्चों के नॉवल से शुरू करें, तो दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर किड्स। जब आप आगे आते हैं तो बिगनर लेवल पे इफ़ यू आप मेरी एज के हैं, मेरे से छोटे हैं, आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 15 साल के हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप शुरू करें पतरस बुखारी से। पतरस बुखारी के जो मज़ामीन हैं, पतरस के मज़ामीन एवरलास्टिंग गोल्ड माइन है उर्दू लिटरेचर का। आप आज पढ़ें तो आज भी लोग उसकी रीडिंग करते हैं। ज़िया मुइनुद्दीन साहब उसको पढ़ते हैं तो आप कह के मार के हँसते हैं क्योंकि आप एन्जॉय करते हैं। सो पतरस के मज़ामीन जो था वो मेरा एक पहला स्टेप था। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, ओ लेवल में आया, तो फिर मुझे इश्तियाक अहमद साहब से तारुफ़ हुआ। इश्तियाक अहमद साहब तकरीबन तकरीबन तब तक वो 700 किताबें लिख चुके थे। बड़ा उनको मैंने पढ़ा, उनके बड़े जो नॉवल हाथ लगता था, हर हफ्ते उनका एक नॉवल आता था, ₹18 उसकी प्राइस होती थी और वो महीने में 4 नॉवल निकाला करते थे। और लेने वाले भी लोग थे, जितने वो प्रिंट होते थे उतने निकल जाते थे और ख़ास नंबर जो उनका एक आया करता था, उसके ये हालात थे कि वो शॉर्ट हो जाया करता था अक्सर। और ये मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, मैं आपको आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 2000 की बात है, तो कोई बहुत ये मतलब इनको हम हमारे अपने पाकिस्तानी जॉन ग्रिशम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते बिकॉज हैं। जॉन ग्रिशम की भी वो एंटरटेनिंग
लीगल लिटरेचर है, और वो लाइक आई से कि वो जो मेरा जो है वो सॉर्ट ऑफ गिल्टी प्लेजर है, वो अभी एक आप समझते हैं कि आपने उनकी आखिरी किताब पढ़ ली, उतनी देर में वो 4 और लिख देते हैं। ऐसे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और वो उनकी किताब के अपने इश्यूज थे। विद टाइम हमें भी एहसास हुआ और बाकियों को भी एहसास हुआ कि वो क्या प्रमोट हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। बट अगर आप उनका एक आम नॉवल उठा के देखें जिसमें ऐसी वो उस डिबेट में ना जाएं और एक केस सॉल्व कर रहे हो, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता था। कई अगेन हम फिक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप कहते हो यार ऐसे तो नहीं होता ना, कोई इतनी दूर से देख के इंस्पेक्टर जमशेद ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक की बात है। उस लेवल पर जब बच्चे किताब पढ़े तो आप कहते हैं कमाल किस्म की जो है ना उन्होंने मिस्ट्री सॉल्व की है, और वो अच्छे हुआ करते थे। उसके साथ से पहले फिरोजन मैंने सारी पढ़ ली थी, तालीम तरबियत और ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट स्टेप मेरी अपनी उसमें जो था वो शहाबनामा था, वो मुझे कोई ओ लेवल में रिकमेंड हुआ या कि एक स्टेप अप है। या अगेन हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बट इट इज समथिंग जो कोई ओ लेवल के बच्चे को आराम से पढ़ लेनी चाहिए। आई रिमेम्बर ओ लेवल्स के जब एग्जाम के बाद जो ब्रेक थी, उसमें हमारे घर में भी वो किताब है, और वो इसलिए स्पेसिफिकली मामा ने जबरदस्ती इसलिए पढ़ाई थी कि उसमें एक एक दो लाइंस है जहाँ पे मेरे मैटरनल नाना, मेरे नाना अबू का is mentioned in that when he's talking about that Kashmir वाला section, तो उसमें is like Mir Rashid and उनके friends ने वो because he was part of the movement, and उसमें डिटेल ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पड़नाना जो हैं बेसिकली he was in jail at that time in Kashmir, तो वो कोई ज्यादा ना वो लोग इनके उनके बच्चे यहाँ पे बताते नहीं, बोलते नहीं थे कि मूवमेंट में क्या था, बिकॉज केस चल रहा था। So yeah, that's an interesting thing. I also remember because when you mentioned Shahabnama कि जब मैंने पढ़ा था तो obviously वो उसमें एक specific ना वो इतनी मोटी किताब है, और वो नाना अबू का जो ना mentioned है, I was like किधर mentioned है, and in retrospect you see कि वो थोड़ा कितना वो कुछ obviously there were biased angles to it, but yeah I agree कि that is one of the किताब जो लोगों को वैसे generally पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज बायोग्राफीज आर ऑलवेज बायस्ड। तो आप अगर किसी इंग्लिश की किताब की बायोग्राफी को आप नो के इट्स गोना बी बायस्ड, तो व्हाई नॉट ऑन द गो टू सेक्शन। ठीक है, तो वो राइटर की अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो जिस तरह बयान कर रहा है, वो जो उसका पर्सपेक्टिव था, जो उसका माइंड था, जो उसके ख्यालात हैं, उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। उसके अगर अंग्रेजों के मुतालिक अच्छे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो तो सर भी है, बहुत से लोगों ने डिसएग्री किया था। अब हम अभी भी करते होंगे, आई एम श्योर बहुत से एक स्कूल ऑफ थॉट आज भी एग्जिस्ट करता होगा जो सर सैयद से डिसएग्री करता होगा। तो वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन अगर आपने एक पर्सपेक्टिव पढ़ना है हिस्ट्री का, और आपने एक अच्छा उर्दू में नॉर्मल पढ़ना है, तो वो एक ऐसी किताब है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद के अगर हम आगे आए तो वो फिर एक तारुफ हुआ था जो अब एक गिल्टी प्लेजर की हम बात कर रहे थे, जो आज तक वो बरकरार है। वो है बेसिकली शफीकुर रहमान साहब का। शफीकुर रहमान साहब फौज में थे, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल में रिटायर हुए थे, और डॉक्टर थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनका बेसिकली ये सिनेरियो था कि इन्होंने सर्व किया था वर्ल्ड वॉर टू में, और अफ्रीका के फ्रंट पे इन्होंने। तो उस सब का रिजल्ट ये था कि इनका वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था, और क्योंकि हम प्री पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें इनके साथ जो इन्होंने जो दुनिया प्रेजेंट की है, उसमें गोरे भी हैं, उसमें एंग्लो इंडियन भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं, और वो सारे अपना एक मिलजुल के रह रहे हैं, उनके अपने मेस हैं, फिर उनके अपने एक्सपीरियंस हैं। इसी जो आपकी है टाइमलाइन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसी अदवार के अंदर जो है वो फिर आपके कर्नल मोहम्मद खान भी आते हैं। उनकी जो किताबें हैं बजंग अहमद, वो भी उसी एरा को कवर करती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जनरल मॉन्टगोमरी वगैरह वगैरह। लेकिन शफीकुर रहमान साहब की जो मेन बात ये थी कि उनकी लैंग्वेज जर्नली, जिस तरह उनकी किताब हम आंकते हैं, मेरा ख्याल है उर्दू की ग्रेटेस्ट एवर बुक्स में से शामिल है, वो है। उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, उसकी लैंग्वेज बहुत मज़े की है, स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई गई है, वो सारे जो किरदार उन्होंने बनाए हैं वो आज तक लाजवाल हैं। हमारे आज भी रिसालों में जो आपको लतीफ़े पढ़ने को मिलते हैं, उनमें से 80% लतीफ़े जो हैं वो उस किताब से निकाले गए होते हैं, वर्ड बाय वर्ड। उसको सिर्फ नाम चेंज करके जी एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा तो वहाँ पे वो किरदार दूसरे किरदार को कह रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उनकी किताबें बहुत उम्दा है। फिर उन्होंने उसमें अफसाने लिखे, तो वो अफसाने की बात करते हैं और वो मंजर कशी करते हैं, तो वो फिर एक और ही तरह की है, और उसमें फिर आपको अपने साथ ले जाते हैं कि अच्छा ये झील है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे किरणें आ रही हैं। सो वो बहुत उम्दा थे, और वो पढ़ने का मज़ा आता है।
लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं है और स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेहतरीन है। इब्न इंशा इनके साथ लिख रहे थे। इब्न इंशा की उर्दू की आखिरी किताब, उनका फ़र्क है कि इब्न इंशा थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए लिखते थे, उनके जोक थोड़े मैच्योर होते थे। रिलेटिवली अब थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे लिखने वालों में से ऑब्वियसली हैं। मैं आपको उन लोगों का नाम बता रहा हूँ जिनको मैंने पढ़ा है, तो इसके साथ आपको और बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा काम किया, लेकिन शायद वक़्त की कमी या मेरी कम इल्मी की वजह से उनका नाम नहीं ले पा रहा। तो शफ़ीकुर रहमान एक ऐसे राइटर हैं जिनको मैं आज भी पढ़ता हूँ, जिनकी किताबें आपने पढ़नी हो, जिनके अफ़साने आपने पढ़ने हो, पुरानी कोई चीज़ कोट करनी हो, उनकी कलेक्शन हो, तो वो कभी भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं और हमेशा जो है वो आपको काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद अगर आप आगे आएँ तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उर्दू के ग्रेटेस्ट जो हैं, वो मैं कहूँगा हमारे अहद के, जो मज़ाक के अंदर जब बात आती है तो यूसुफ़ी साहब से बेहतर कोई नहीं लिखता, लेकिन वो बहुत मुश्किल लिखते हैं। वो लिखते हैं फिर वो सही उर्दू जो उनको आती थी, जो उन्होंने सीखी और जो वो अपने साथ लेके आए थे जब वो यूनाइटेड हिंदुस्तान से यहाँ पर आए थे। लेकिन उनका जो जोक या जो उनकी जो मज़ाक का लेवल है, जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तनाज़ुर में बात करते हैं, किस तरह वो किस बात को किससे मिलाते हैं, वो मेरा ख़्याल है उनसे बेहतर कोई नहीं लिख सका। लेकिन अगर आप कह रहे हैं जी मैंने उर्दू मज़ाक पढ़ना है, तो पहली किताब नहीं होगी जिससे मैं आपको यूसुफ़ साहब की कहूँगा कि आप जाके उसको पढ़ें। वो टाइम लगता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप वो, और उनका एक अपना स्टाइल है, तो अगर आप वो सीख लें तो फिर अगर आपको पसंद आए, आपके साथ क्लिक कर जाए, तो वो फिर बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा जो एक और गिल्टी प्लेयर है जो कि आज भी चल रहा है साथ, वो है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑथर इसरार अहमद साहब, जिनको आम आवाम जो है वो इब्न सफ़ी के नाम से जानती है। इन्होंने बेसिकली जासूसी दुनिया के नाम से सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें इन्होंने कर्नल फ़रीदी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था और बाद में इन्होंने रिलेटिवली यंग ऑडियंस के लिए इमरान से भी शुरू की, अली इमरान का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया, जिसको आज तक लोग लिख-लिख के उससे जो है वो अपना रोज़गार चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बिकने वाले ऑथर थे अपने टाइम पे। इतना ज़्यादा हुआ कि शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं बॉर्डरलाइन को डिटेक्ट हुआ, 2 साल इन्होंने नहीं लिखा। जब ये वापस आए तो वो इतना बड़ा कमबैक था कि हिंदुस्तान के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे इनकी किताब का इनॉग्रेशन किया कि इब्न सफ़ी साहब की किताब दोबारा मार्केट में आई है। और उस टाइम भी इनके बहुत से नकाल थे, आज भी बहुत नकाल हैं, लेकिन वो थ्रू एंड थ्रू एक ऐसा लिटरेचर है जो कि शायद माना नहीं जाता। लेकिन जिस तरह गाथा क्रिस्टी को सिर्फ बाइबल ने ही आउटसेल किया है पूरी दुनिया में, इस तरह पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि इब्न सफ़ी साहब की किताब को कोई आउटसेल नहीं कर सका। और जो पॉपुलैरिटी उनके माइंड में आई थी, उनके हिस्से में आई थी, क्योंकि बात वो वही थी जो मैंने आपको शुरू में बात की थी। उनका ये था कि मैं ये बात प्रेफ़र करता हूँ कि मेरी सारी किताबें किसी किताबों की जो है अलमारी की ज़ीनत बनने से बेहतर है कि लोगों को तकियों के नीचे पड़ी हों, कि लोग पढ़ते-पढ़ते सोएँ, लोग उठें, पढ़ना शुरू करें और उसके बाद जो है तो वो एक आने की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो उनके दम से कितनी चलती थी। तो इब्न सफ़ी साहब की अभी मैंने रिसेंटली पिछले साल जाके मैं उर्दू बाज़ार से दोबारा प्रिंट किया है, अवेलेबल हैं। जाके उनके पूरे 2 सेट मैं खरीद के लाया हूँ। उनके तमाम 137 नॉवल अब दोबारा इकट्ठे किए हैं मैंने। कुछ अम्मा की कलेक्शन से मिले, कुछ उनकी नाना की कलेक्शन से मिले, लेकिन कुछ पेंडिंग थे, तो वो सारे कलेक्ट किए। उसके बाद रिसेंटली जो है वो मेरा ज़्यादा ट्रेंड शुरू हुआ था बायोग्राफ़ीज़, और स्पेशली जो पॉलिटिकल हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने काफ़ी किताबें लिखी हैं, जावेद चौधरी, सुहेल वड़ाइच, रऊफ़ क्लासरा वगैरह। वो सारी अगर तब उस इस फ़ॉर्म में आपके सामने आती हैं कि अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो रीसेंट है बिलाल मंटो हैं, उनकी मैंने किताब पढ़ी थी मॉडल टाउन, वो काफ़ी अच्छी थी। वो रीसेंट आप फिनोमेना आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा इन टच नहीं हूँ इस तरह, क्योंकि मुझे कोई किताब ऐसी नज़र नहीं आती, लेकिन अब आती है तो फिर ज़रूर पढ़ते हैं शौक से। अफ़ज़ाल अहमद साहब की किताब आ रही है, क्ले एंड डस्ट, जो मुशर्रफ अली फ़ारूकी की किताब है, उसको उर्दू तर्जुमा वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। डॉक्टर उसामा सिद्दीक़ की उर्दू आ रही है किताब, वो पढ़ना चाह रहा हूँ। मेहर हुसैन ने लिखी थी फ़ैशन के ऊपर, वो उर्दू में उसको करना चाह रही हैं। सो अब ये फाइनली ट्रेंड शुरू हुआ है कि अगर हमने मैसेज तो बात पहुँचानी है, और शायद हमारी इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँची है, सेल्फ पब्लिकेशन आ गई है कि अब फाइनली उर्दू में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं जो शायद पहले इंग्लिश में लिखी गई थी। आई होप कि जिस तरह की बाकी किताबें जो हमें बहुत पसंद हैं, इनके उर्दू तर्जुमे कभी आएँ। उसके लिए हमारे पास शायद हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन ट्रांसलेटर भी हैं, बड़े अच्छे-अच्छे ट्रांसलेटर हैं, जिनको आप सिर्फ़ अगर
उनको उनका जो रिक्वायर्ड पेमेंट है, जो कि उनका हक है, वो दें और हमारे पास इकोसिस्टम हो जिसमें वो पब्लिश कर सकें, प्रिंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये चीज़ें आगे जा सकती हैं। एक और प्रोजेक्ट है जो अभी तिलिस्म मोशुबा के हवाले से दोबारा भी लॉन्च हुआ है, उस पे भी काम जारी है। हमारे कुछ दोस्त पे काम कर रहे हैं, अगर वो आएगा तो वो इंशाल्लाह जो है वो 24 किताबें आनी है, जिसमें पूरी की पूरी तिलिस्म मोशुबा की दास्तान दोबारा आएगी हमारे सामने, उर्दू में आएगी और मैच्योर ऑडियंस के लिए आएगी। तो इस तरह हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए वो 20 किताबें जो लिखी गई थी उसमें सारा मुख्तसर खुलासा मौजूद था, तो अब हमारे पास 24 होंगी जिसमें मेरे और आपकी एज ग्रुप के लोगों के लिए वो होगा। अब यहाँ पे वही बात आती है कि हमने अब कंटेंट ला के रखा है, हमने कंटेंट ला के सामने रख दिया है, वो अवेलेबल होगा, फिर हम उसको, बिल्कुल सही बात है, मार्केट करें जो आजकल का ट्रेंड है, उसमें इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगाएं, आप पॉडकास्ट करें, आप इवेंट्स करें, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज के ज़माने की वो करें। इब्ने सफ़ी के लोग घर जाने को तैयार होते थे कि आप हमें घर पे पढ़ने दें, जो आपने स्क्रिप्ट लिखे हैं हम बाद में पढ़ लेंगे जो प्रिंट होके आएगी। लेकिन आजकल अगर वो नहीं है तो जो आजकल का ज़माना है उसके लिहाज से जो रिक्वायरमेंट है आप वो सारा कुछ ज़रूर करें, बिल्कुल करें। और उसके बाद हम बैठ के मे बी आज से साल 2 साल तो में तो काम नहीं होगा, 10 साल बाद हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो सारी एफर्ट्स थी इनका कोई फ़ायदा हुआ है। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप ज़रूर मुझे बताएँ कि उर्दू मर चुकी है और उर्दू का कोई फ्यूचर नहीं है और हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब तक आप कंटेंट लोगों के सामने ऑप्शन नहीं रखेंगे, मैं लोगों को जानता हूँ जो 24 की 24 किताबें खरीदेंगे। ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है ये प्राइवेट फंडेड है। तो टू स्टार्ट विद ऐसे लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो इस पे पैसे लगा रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट चले, ठीक है, टू स्टार्ट विद। तो एक तो पहला सेल्फ बिलीव यहाँ पर आ गया। दूसरा सेल्फ बिलीव मुझे अपना पता है, मेरे साथ के और लोग हैं जिन्हें मुझे पता है कि ये पूरा पूरा सेट खरीदेंगे। तो इसके बाद हम लोग, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आगे प्रोपोगेट करेंगे। सो ऐसे ही कल्चर, उर्दू हो, इंग्लिश हो, लोकल लिटरेचर हो, ये ऐसे ही आगे चलेगा। जो आज की रिक्वायरमेंट है और जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको एड्रेस करके हम आगे चलें। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने अपनी इस कॉन्वर्सेशन में मेंशन किया, स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर्स आपने मेंशन किया। आई थिंक एज आई सेड जमशेद का कैरेक्टर, उस पे आई थिंक टीवी सीरीज भी बनने वाली है। सो व्हेन यू वर मेंशनिंग अ कपल ऑफ अदर ऑफ दोस, तो आई वाज थिंकिंग कि यार हम इतना कंप्लेन करते हैं कि हमारे टीवी पे जो है कंटेंट डाइवर्सिटी नहीं है, वो एक ही किसी पिटी स्टोरी है जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में बताई जा रही है। तो अगर ये जो बुक्स हैं, ये जो हमारे ऑथर्स हैं जिन्होंने एक इतना बड़ा रिसोर्स पूल क्रिएट किया हुआ है ऑफ मिस्ट्री राइटिंग की स्टोरीज का, तो व्हाई डोंट पीपल इन्वॉल्व इन आवर विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडिया टैप इनटू दैट, बिकॉज एट सम पॉइंट हम सबका कोई एक तो जो है वो मर्डर मिस्ट्री या क्रिमिनल माइंड टाइप जो है शो सबका फेवरेट रहा हुआ है, मतलब इवन इफ दैट्स नॉट जनरली द कंटेंट दैट वी एंड मूविंग ऑन। उर्दू मैं लिटरेचर की आपको बात हो और मंटो की बात ना। नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मेरा जब इब्ने सफ़ी साहब के बेटे के साथ मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, तो उनसे मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने उस ज़माने में कहा था कि हाँ, हमारे साथ कुछ लोग इन टच हुए थे जो इसको टीवी पे लेके जाना चाहते थे, कुछ लोग उसको कॉमिक पे लेके जाना चाहते थे। वो तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कुछ नज़र नहीं आया मटेरियल होता हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो उनकी अगली जनरेशन थी वो इस बात पे राज़ी थी कि इसको हम दोबारा री-इमेजिन करके प्रेज़ेंट करें। इंस्पेक्टर जमशेद की जो सीरीज़ आ रही है जिसका आपने ज़िक्र किया है, वो भी आई थिंक री-इमेजिन्ड होगी। उसमें कुछ चीज़ें शायद ओरिजिनल एलिमेंट ना हो, व्हिच इज़ टोटली फाइन। बट इसी मुल्क में यही जो आपकी बात है इसको सेकंड अगर करें तो यहाँ पे कितने आपको जो ड्रामाज़ नज़र आते हैं, जो ख़वातीन बड़े मकबूल हैं, वो पहले सिलसिलावार ये महीने के महीने जो ख़वातीन डाइजेस्ट, इस तरह के डाइजेस्ट हैं, उसमें किस्तवार कहानियाँ छपती थी। फिर वो इतनी मशहूर हुई कि जी फिर वो उनकी किताब आई, फिर उनके ड्रामे बने। तो ड्रामे की जब एडॉप्टेशन उसमें अडॉप्ट किया आपने ड्रामे के तौर पे, तो कुछ चीज़ें उसमें एलिमेंट थे, कुछ नहीं थे। सो ये ऐसा ही होता है। शर्लॉक होम का जो हमारा आजकल मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ है, वो 2014-2020 की कहानी है, वो 1800 की कहानी तो नहीं है। तो उसमें मोबाइल फ़ोन भी हैं, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल सोल बरकरार है। तो हमारे पास जो ये सारे कंटेंट जो पड़ा हुआ है पुराना, इश्तियाक अहमद का है या इब्ने सफ़ी साहब का है, तो ये सारा कंटेंट बड़े आराम से आजकल के ज़माने पे दोबारा बन सकता है। मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस लेटेस्ट एग्जांपल है, आपके सभी साल 1.5 साल पहले मूवी दोबारा आई है अगाथा क्रिस्टी के नॉवल के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल काम हो सकता है। बात वही है कि हम चलते हैं, हमारा एक अमूमी रवैया है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, जो चीज़ चल रही है उसी फॉर्मूले को रगड़ी जाओ जब तक
कोई और बाहर से कोई नया फॉर्मूला ना आ जाए और फिर सारे पकड़ के उसको रगड़ें। तो जब तक हम उससे, अभी हमारा लोकल ड्रामों का एक तरह का फॉर्मूला चल रहा है जिसमें हर रिश्ते को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए तो वो एक ड्रामा बन जाता है। तो वो ड्रामा जो चल रहा है तो उस लिहाज से उसमें थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन आई होप वन डे इट कैन हैपन। या मतलब आई थिंक डाइवर्स कंटेंट इज द नीड ऑफ द आवर, एंड वो सिर्फ ये नहीं कि लोकली डाइवर्स कंटेंट या कोई विद स्पेसिफिक मिशन के उर्दू को प्रमोट करना है। आई थिंक हम वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड अ गुड स्टोरी रेजोनेट्स एवरी अराउंड, किसी भी वर्ल्ड कॉर्नर पे आपको वो चलेगी। एंड हम इतनी बात करते हैं ना प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान का, एक इमेज चाहिए, हमने सॉफ्ट इमेज करना है। आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट, इंस्टेड कोई आपको किसी भी और फॉर्मेट से। हम अगर मतलब कंटेंट की बात करें व्हिच स्टेज ट्रू एंड रेलेवेंट अक्रॉस टाइम स्पैन, और अगर हम उर्दू लिटरेचर की स्पेसिफिकली बात करें तो, और मंटो साहब की बात ना करें तो दैट इज सॉर्ट ऑफ एक सॉर्ट ऑफ ब्लास्फेमी है इन माय ओपिनियन। सो व्हाट यू टेल, आपका एवरीबॉडी हैज थोड़ा सा मंटो के साथ, आई थिंक नहीं भी आती मंटो अपेरेंटली अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हुआ है, इवन दो आयशा जलाल सेज के मंटो अभी तक उर्दू में उस लेवल पे ट्रांसलेट नहीं हुआ। एंड इन वन ऑफ द एलएलएफ सेशंस व्हेन शी वाज डूइंग, किसी ने उनसे सवाल पूछा था ना कि आजकल की जनरेशन मंटो को इंग्लिश में पढ़ती है, तो उन्होंने तो लिटरली डांट दिया था, उन्होंने कहा, जी पाकिस्तानी बच्चे अगर मंटो को उर्दू में नहीं पढ़ सकते तो कुछ मसला है, दैट टू बी सॉर्टेड आउट। बट जस्ट शेयर, डू यू हैव अ कनेक्शन विद मंटो किसी, एंड व्हाट्स योर कनेक्शन? देखिए, मसला जो वो है, मसला तो बहुत बड़ा है, और ये मसला वही है जो पहले हमने भी बात हुई हमारी इसी कन्वर्सेशन के दौरान, कि जब आप गलत उर्दू पढ़ेंगे, गलत उर्दू सीखेंगे, तो फिर आप मंटो को खाक पढ़ेंगे। और ये मंटो पे नहीं, अशफाक अहमद पे भी बात लागू होती है। अगर आपने उनको पढ़ना है तो अगर आप उर्दू का सही तलफ़ुज़ नहीं पढ़ सकते, या अगर आपका इतना समझ नहीं है आपको, तो फिर आप जो है वो कैसे चलेगा काम। मंटो के हवाले से जो 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरह वो कहते हैं कि वो पुरानी शराब की तरह है, तो जितनी वो पुराने हो रहे हैं, उतने वो ज़्यादा रेलेवेंट हो रहे हैं। जिस टाइम वो लिखते थे, शायद उस टाइम उनकी शायद एक्सेप्टेंस थी अदबी हलकों में, उस टाइम के मॉडरेट हलकों में, लिबरल हलकों में, लेकिन जनरली अवाम में इतनी पज़राई नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने जो बहुत ज़्यादा हमारा जो एक वो कहते हैं डार्क चेहरा जो दिखाया, जो हमारी डार्क साइड थी, जो तारीख कह लो आप थी, हमारी साइड थी इसकी मुआशरे की, वो जिस तरह सामने आ रही है, जिस तरह हमें अल्टरनेट नैरेटिव सुनने को मिले पार्टीशन के हवाले से, क्या-क्या कुछ हुआ। एक तो हमारा ट्रेडिशनल नैरेटिव है, दूसरे सुनने को मिले क्या-क्या लोगों को मसाइल आए, जिन लोगों ने ये सारी देखी। टोबा टेक सिंह जिस तरह एक एग्जांपल है आपकी, जो है बाकी सारे आपके जो अफसाने हैं उस तरह के जो मिलते हैं, जो उनमें जो चीज़ बताई गई, उस तरह के एक्सपीरियंस से जो लोग गुजरे, उनके आगे बच्चों ने सुना, बच्चों से आगे बच्चों ने सुना, तो वो ओपन है कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल आपने बता रहे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बट ऐसा भी हुआ और हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उससे वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, क्रेडिबल हो गई है। तो एक तो वो बात है कि जिस तरह उनका पुराना हो रहा है, इसीलिए 2012-13 में आके हमें मंटो को अवार्ड देना याद आया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। 2018-19 में जाके हमें इब्ने सफ़ी को अवार्ड देना याद आया है। तो अगर हम मंटो के लिहाज से देखें तो हमने फिर भी इब्ने सफ़ी साहब को जल्दी दे दिया है, अभी भी कोई 30-40 साल और लगाने चाहिए थे, लेकिन अब इनकी रिकग्निशन आ रही है। पर्सनल ताल्लुक जो है वो बड़ा खुशकिस्मती की बात है कि उनके घराने से ताल्लुक थोड़ा डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में। उनका जो नवासे हैं, एक उनसे दोस्ती हुई, इसी तवज्जुद से उनकी बेटियों से मिलने का मौका मिला, और आई होप कि हम आगे उनके साथ कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग या कुछ कर सकें जिससे ये पर्सपेक्टिव आगे आ जाए। बट एक बात जो मैंने उनसे सीखी, जो वो अपने कन्वर्सेशंस में बात हाईलाइट करते हैं, जो मैंने फिर उस उनकी उस बात को लेके आगे चला और मैंने खुद भी अपने तौर पे उस पे काम किया, तो वो ये है कि मंटो अभी भी बहुत ही कम समझा गया ऑथर है। हम उनको रिलेट करते हैं उनके 4-5 मशहूर अफ़सानों से। टोबा टेक सिंह हो गया, उस पे ड्रामे बन गए, उस पे हमारे स्कूलों में ड्रामे होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं, वन मैन शो होता है। लेकिन आप उनके पढ़ें अंकल सैम के नाम खतूत, वो उनके 7 ख़त हैं जो उन्होंने अमेरिका को लिखे हैं, और जब अमेरिका
अपने नैरेटिव यहाँ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के जो लोकल ओपिनियन लीडर थे, राइटर थे, इन्फ्लुएंसर थे, उनको बुला रहा था कि आप हमारे ट्रिप पे आएँ, आपको ये सिखाएँगे, आपको पैसा देना चाह रहा था। जो चीज़ें आज भी चल रही हैं, अभी हम आपसे बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने लिखा, उन्होंने तो उनकी पॉलिटिक्स पे क्या नज़र थी। फिर इनके मज़ामीन हैं, मज़ामीन स्टैंड अलोन मज़ामीन है, आप वो पढ़ें तो रिलिजन पे इनका मज़मून है, ठीक है? उसमें कोई किरदार नहीं है, उसमें कोई अफ़साना नहीं है, वो हार्डकोर बातें हैं। उसका रिज़ल्ट ये है कि कई दफ़ा गलत कोट भी आपको नज़र आती हैं लिखी हुई जगह-जगह कि मंटो ने ये कहा था, वो मंटो ने नहीं कहा था, लेकिन वो उस पैराए में लिखी गई होती हैं। तो इनके मज़ामीन एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। फिर जो मंटो की एक बहुत उम्दा किस्म की थी हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है वो खाके लिखना है। इन्होंने जो खाके लिखे हैं नूरजहाँ से लेके और बाकी सब के, वो आपकी अच्छी खासी चलती-फिरती तारीख है उस एरा की, कि कौन कैसा था, देखने में कैसा था, बातचीत में कैसा था और एक ओपिनियन आपको या एक कैरेक्टर आपको मिल जाता है। उसी चक्कर में फिर इनके लाहौर की बड़ी-बड़ी मशहूर शख्सियात से भी जो हैं वो फड्डे भी हुए, इन पे मुकदमे भी हुए। लेकिन पॉइंट बीइंग कि जो हम कंट्रोवर्शियल या बोल्ड या जिस तरह वो कहते हैं कि सोसाइटी को नंगा करने वाला राइटर सिर्फ मंटो नहीं था, मंटो इससे बहुत बढ़ के था। उनकी अपनी पर्सनल शॉर्टकमिंग क्या थी, उस पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो उनका लिटरेचर था, अव्वल तो आपको पर्सनल शॉर्टकमिंग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपको डोमेन नहीं है, लेकिन जो उनके लिटरेचर के ऊपर है या जो वो है, वो तो विद टाइम आगे जाता जा रहा है। ये ज़रूर हुआ है कि जिस तरह फैज़ हैज़ टर्न्ड इंटू अ हाउसहोल्ड नेम, उनके फेस्टिवल होते हैं, उनकी गैदरिंग होती है, उनके नाम से एक सिलसिला शुरू हुआ है जो आगे चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस तरह मंटो शायद आगे नहीं जा सका, लेकिन मंटो के जो अपना कंटेंट है, जो उनका मटेरियल है, वो एवरलास्टिंग है और विद टाइम इसकी एक्सेप्टेंस आ रही है। मैं तो हमेशा ये बहुत से राइटर से मैंने पूछा भी है, लेकिन अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो मेरे ख्याल में जिस लैंग्वेज में वो लिखा जाता है, उस लैंग्वेज में जो पढ़ने का मज़ा है वो शायद आपको ट्रांसलेशन में ना आ सके, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा ट्रांसलेटर हो। क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी कॉमिक की बात कर रहा था, जब आप ट्रांसलेट अपने तौर पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जब आप ट्रांसलेट करते हैं, तो आपका उसमें थॉट प्रोसेस नहीं होता। आप उस जुमले को बेहतरीन तरीके से किस तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं, आप ये बात करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या बात हो रही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो उस नॉवल की कहानी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप लिंग्विस्टिकली उसको बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी ओरिजिनल थॉट नहीं है। तो इसी तरह जो भी हमारे जिन्होंने किए, बहुत अच्छी बात है। रूमी मेरे तक ना पहुँचता, अगर वो इंग्लिश में तर्जुमा ना हुआ होता, ठीक है? हाफ़िज़ को शायद मैं ना पढ़ सकूँ अगर मेरे पास वो इंग्लिश में ना हो। तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनको पढ़ें और उन सीखें, लेकिन अगर आपने खूबसूरती देखनी है, तो फिर यही है, वरना आप यही हमारे सारे जो एलीट स्कूल हैं, इनको कन्विंस करें कि हैरी पॉटर उर्दू में पढ़ाएँ बच्चों को। अगर इनके ख़्याल में जो है वो ट्रांसलेशन और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो आप हैरी पॉटर ट्रांसलेशन के उर्दू में पढ़ाना शुरू कर दें। वहाँ तो हमें ज़्यादा चीज़ें ये याद आती हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और वो जो है ना हार्डकोर और वो सोल बरकरार नहीं रहता, स्पिरिट बरकरार नहीं रहती। तो फिर मंटो को भी आप नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं जो उर्दू नहीं समझ सकते, उनको इंट्रोड्यूस कराने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। इकबाल की पोएट्री हो या मंटो की हो या बाकी सबका हो, उनको आपने इंट्रोड्यूस कराना है तो व्हाई नॉट? आई वुड लव कि इब्न सफ़ी साहब का इंग्लिश तर्जुमा जो है वो ज़रूर हो और दुनिया भर में अवेलेबल हो, ताकि हम अपने बॉर्डर से बियॉन्ड जाके अपने जो है वो लोगों को रीच कर सकें, हम दूसरी दुनिया को बता सकें कि हम कहाँ पे थे और 1970s के अंदर इब्न सफ़ी साहब जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का लिख रहे होते हैं, जब दुनिया में एग्ज़िस्ट भी नहीं करता था। तो उस रेफ़रेंस से बहुत अच्छी बात है कि आप इंट्रोड्यूस करें, तिलिस्म व शुबाब दोबारा बन रही है, तो वो पर्सपेक्टिव ठीक है। लेकिन क्योंकि हम एफ़र्ट नहीं करना चाहते या हमें लगता है कि हम बहुत कूल हैं और इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इन सबको, तो वो थोड़ी ज़्यादती है राइटर्स के साथ। Um, True. Sange Meal, I think Sange Meal has a compiled version. मंटो का उन्होंने एक ब्लैक बुक निकाली है. I don't have it, but जहाँ तक मैंने थोड़ा सा उसका सुना है उसके बारे में, उस किताब में है वो चीजें, वो एसेज, वो राइटिंग्स मंटो की जो कि पॉपुलरली नहीं जानी जाती. वही वाली बात है कि आई थिंक वो 2-3 ही लोगों को, आई थिंक वो पढ़ा ही उतना ही, वो 2-3 ही स्टोरीज पढ़ी हुई है, तो ही इज एसोसिएटेड विद दोज कपल ऑफ स्टोरीज एज वेल. फॉर मी मंटो में वो जो अंकल सैम को जो उन्होंने लेटर्स लिखे हुए हैं, आई थिंक एक तो as you said कि उनकी his take on politics also highlighted, उनका satire भी
एंड सटायर इज समथिंग जो उर्दू लैंग्वेज में खासतौर पे हमारे कल्चर में दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So I think we need to like promote the fact कि जो हमारा literature है, kids read it in that language itself. Um, Before we wrap up, I'll just you'll again hit back to some of the points that we discussed हमने पहले जिन पे बात कर रहे थे, which was content. And एक चीज that you highlighted अपनी भी talking about के how when you were sort of developing an interest in उर्दू की स्टोरियाँ, magazines का एक बहुत important role is something that I felt. And मुशर्रफ अली फारूकी की आपने बात की, तो उनसे जब हमने एक दफा इस टॉपिक पे बात की थी, तो he also said कि उर्दू राइटर्स की भी प्रमोशन या वो कि जो नहीं कोई पूरी पूरी कोई किताब पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो मैगजीन्स में लिख रहा था. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मैगजीन्स. तो आर दोज मैगजीन्स स्टिल अराउंड? मतलब उनकी कोई नई पब्लिकेशंस हैं, वो बंद हो गए हैं, या व्हाट डू यू थिंक? शेयर योर ओपिनियन कि जी उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उस तरह का अगर कोई रिवाइवल वाले अगर कोई सुनता है एंड ही थिंक्स कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है इन रिवाइविंग दोज मैगजीन्स अच्छी क्वालिटी, एंड बाय क्वालिटी आई मीन द स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव ऑफ इट, तो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस? देखिए, मैगज़ीन की सबसे पहली बात तो मुशर्रफ साहब ने बेहतरीन कर दिया कि हर बच्चे के लिए मतलब हर बच्चे के लिए सॉरी हर राइटर के लिए बच्चों के लिए एक नया नॉवल हर महीने लाना बड़ा मुश्किल काम है। इश्तियाक अहमद साहब जब ये काम कर रहे थे, वो 4 नॉवल लिखते थे, तो वो एक नॉवल 50-60 सफ़ों का होता था और वो पेपर क्वालिटी भी नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होती थी। कवर पे तो हम हँसा करते थे उस टाइम भी कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं की जाती थी, बॉदर नहीं किया जाता था, जो बना दिया बस निकल आया, तो वो काफ़ी ज़ायका ख़ेज़ किस्म के कवर होते थे। व्हिच वाज़ काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल इन 2000। लेकिन कभी-कभी उनको शिकायत करते थे, तो वो कहते थे, "यार, आपने कवर का क्या करना है? तो आप स्टोरी पढ़ें, मुझे भी परवाह नहीं है, आप भी परवाह ना करें।" और फिर हम परवाह नहीं किया करते थे। लेकिन गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, फ़ायदा यही था, मकबूल जहांगीर थे, डॉक्टर रिज़वान साकिब होते थे। इनके साथ तो इतना ताल्लुक हुआ था, एक इंटरेस्टिंग वाक़या, अगर टाइम हो आपके पास, तो मैंने इनको ख़त लिखा और अपनी कहानी लिख के भेजी, तो इन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। हम तब मॉल टाउन में रहा करते थे, तो इन्होंने हमें शादमान में अपने पास बुला लिया और इनका वहाँ पे क्लिनिक था, मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन कहानियाँ भी लिखते थे। तो इन्होंने बुला लिया, इन्होंने मुझे कहा, "आप कहानी लिखें, जमा करवाएँ, तो फिर अगर उनको पोटेंशियल नज़र आता, तो वो मुझे शायद एंगेज कर लेते।" तो मैं उस टाइम 7-8 क्लास का बच्चा था, तो ऑब्वियसली वो ख़ैर मेरे में वो पोटेंशियल उनको नज़र नहीं आया, व्हिच इज़ राइट। तो उन्होंने मुझे उस तरह एंगेज नहीं किया, लेकिन अगर वो एंगेज कर लेते, तो मैं भी शायद एक कंट्रीब्यूटर बन जाता। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे उस लेवल पे कोई अपनी किताब तो लिखने को देने वाला था नहीं, ठीक है? ना मैं उस लेवल के लिए तैयार था। लेकिन छोटी-छोटी कहानियाँ लिख-लिख के आपका मैगज़ीन कंप्लीट हो जाता था। मैगज़ीन में पूरा एक सेक्शन होता था जिसमें 6 कहानियाँ होती थीं और 6 कहानियों को इनाम मिलता था कि पहली इनाम जो है वो ₹100 की किताबें इनका इनाम है, ₹80 की किताबें हैं। तो वो एक बिल्कुल यंग जनरेशन मेरी तरह की 7-8 क्लास के बच्चों में भी वो एलिमेंट आता था कहानी लिखने का, मेहनत करने का। और एट द सेम टाइम डॉक्टर रिज़वान साकिब थे, मुझे उनका नाम भूल गया, जो शिकारी वाली कहानियाँ लिखते थे, वो भी काफ़ी मशहूर थे। वो उनकी कहानियाँ होती थीं, इश्तियाक अहमद कभी-कभी कहानी लिखते थे तालीम और तरबियत में। तो आपके पास पूरा एक जमघट्टा-सा बना होता था कि हर आपको पता था कि ये राइटर इस किस्म की कहानियाँ लिखता है और इनकी ये फ़ोटे है और वो सारे एक-एक कहानी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन जब मेरे पास वो रिसाला आता था, तो उसमें 10-12 कहानियाँ होती थीं। उसमें पेंटिंग्स होती थीं, उसमें लतीफ़े होते थे, उसमें पज़ल होता था। सो वो एज़ अ बच्चा मुझे इंटरेस्ट होगा, मैं एक नॉवल आप मुझे पढ़ाएँ कि हर महीने आपने 25 जो है ना वो सॉरी 25 कह रहा हूँ 200 सफ़े का नॉवल पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? तो रिसाले एक बड़ी अच्छी नर्सरी है बच्चों को एंगेज करने के लिए, जहाँ पे उनको मल्टीपल होता है, आपको एक कहानी नहीं पसंद आप ना पढ़ें, आप अगली पढ़ लो। तो वो एक एलिमेंट होता था और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की, तो उसमें राइटर्स के पास होता था, एक राइटर की कहानी छपी, वो पसंद नहीं आई, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया या एडिटोरियल बोर्ड ने क्रिटिसाइज़ किया, अगले महीने आप उसको चांस ही ना दें। सो अगेन वो पॉइंट ये था कि फ़िल्टर आउट भी आपका साथ-साथ हो रहा था और आपके पास उन्हीं सब बच्चों की हो रही थी। अब जो आजकल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मुझे जो रिसेंटली नज़र आते हैं, कभी-कभी मैं किसी दुकान पे जाऊँ और मुझे नज़र आए, तो मैं आज भी तालीमत पर उठा के ले आता हूँ और मैं वो फिर लाके पढ़ता हूँ और अपनी काइंड ऑफ देखता हूँ कि आजकल लिटरेचर कहाँ खड़ा है और क्वालिटी क्या है। वो क्या है, वो एक डिबेट अलग है, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल मेरे पास इतना सैंपल साइज़ है कि मैं उस पे कमेंट कर सकूँ। बट तालीम और तरबियत और नौनिहाल तो डेफ़िनेटली अभी तक चल रही हैं। ये 2 मैगज़ीन थे जो बहुत बड़े-बड़े होते थे।
मेरे बचपन में फूल हुआ करता था। अब्बास साहब उसके होते थे एडिटर, मुझे आज भी याद है। अब वो मुझे नहीं पता फूल एग्ज़िस्ट करता है नहीं करता। बहुत अरसे पहले मुझे बच्चों की दुनिया और बच्चों का बाग में से भी कोई एक नज़र आया था। लेकिन ये अभी तक उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे बच्चों पे आप इंटरेस्ट एंगेज कर सकें। रीज़न बीइंग के तालीम और तरबियत के पीछे फ़िरोज़ संज है, नौनिहाल के पीछे हमदर्द है। तो उनके पीछे एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इसको एज़ अ नर्सरी इस्तेमाल कर रहे हैं नए राइटर्स के लिए, नए बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपने आज एक नया मैगज़ीन शुरू करना है तो और उस वो भी स्पेशली आपने उर्दू में करना है, तो उसमें आपको मुश्किलात आएँगी जो कि अगेन इकोसिस्टम इतना सूटेबल नहीं है आपके लिए। एक चीज़ जिसको मैं फिर भी एनकरेज करूँगा वो ये है, क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ चुका है और डिजिटल टाइम जो है वो हम जो स्पेंड करते हैं स्क्रीन्स पे बढ़ चुका है। सो ये मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार्डकोर उसके ऊपर हैं कि आपने सिर्फ़ अब किताबों को वही पढ़ना है कि आपको नई किताब की स्मेल भी आए और पेपर क्वालिटी बेस्ट हो। हमें अब रीइमेजिन करने की ज़रूरत है अपने लिटरेचर को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। बहुत से लोग जो हैं वो अब पब्लिश करते हैं, किंडल पे आपके पास आ गया, अमेज़न पे आ गया है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो हमें चाहिए, हम चुपचाप उसको किंडल पे ढूँढ लेते हैं, अमेज़न पे ढूँढ लेते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है कि मेबी जिस तरह मुशर्रफ साहब ने अभी क्वारंटाइन के अंदर एक पूरी कोशिश की थी कि बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशन स्टार्ट किए और मशहूर-मशहूर लोगों ने जो है वो कि मशहूर लोगों की कहानियाँ सुनाई, कई दफ़ा बड़े मोतबर हमारे अक्रॉस द बॉर्डर और पाकिस्तान से भी स्टोरी टेलर ने सुनाई। तो उस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मैगज़ीन स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मैगज़ीन के ऊपर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। हम जब अपने कॉमिक कर रहे थे, तो कॉमिक को हमने इनकी ऐप्स के ऊपर रखा था, वहाँ से आप वो खरीद सकते थे अपने मोबाइल क्रेडिट के थ्रू। सो इस तरह के सिंपल जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म हैं, पेमेंट मैकेनिज़्म हैं, वो अवेलेबल हैं। और अगर अवेलेबल नहीं है तो इतना ज़्यादा वहाँ पे रूम है इस चीज़ को इमेजिन करने का, इस चीज़ को री-इन्वेंट करने का कि हमारे पास चांसेस आ सकते हैं। बात सारी की सारी ये है कि या तो हम लोग एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ कंट्री ये नियत कर लें कि हमने ये काम करना है, तो फिर हमारा जो है वो आइडियल सिनेरियो जहाँ पे कहते हैं ऑटोमैटिकली पॉलिसीज़ आ जाएँगी, इकोसिस्टम बन जाएँगे। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा फिलहाल नज़र भी होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो लोग अपने-अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। जिस मर्ज़ी कैपेसिटी में कर सकते हैं। आप अगर मॉनेटरी तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें उनके अंदर, चाँस लें उनके अंदर। अगर आप उनको अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, वो आपका नेटवर्क है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो उनको सपोर्ट करें। बट अनटिल एंड अनलेस या तो हम मेजर कोई एफर्ट शुरू करें एज़ अ सोसाइटी, जिसमें मुझे अभी होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं अगर हम उनको सपोर्ट ही कर लें, तो भी इस सिनेरियो के अंदर हमें देख सकते हैं कि ये कल्चर मैगज़ीन्स का वापस आ सकता है, इन व्हाटएवर फॉर्म। अगेन प्रिंट में है, डिजिटल में है, आई डोंट नो, विजुअल फॉर्म में है, मकसद बच्चों को तो अगर बच्चों को सिखा रहे हैं, सो दैट्स द बॉटम लाइन। Yeah, I totally agree and specifically the fact कि हमें जो है बहुत ज़रूरी है री-इमेजिन करने की the tools that we are using to take the Urdu literature forward and Urdu literature next generation के लिए, या उसको मैं sort of turning it into something that can be accessed by a global audience as well. That's very important, and I think बाकी हर language आप देखें, even if we take the example of English, तो ओल्ड इंग्लिश जो है उसका जो लिटरेचर प्रिजर्व है, अब हर कोई शेक्सपियर जो है वो उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं पढ़ते, बट a lot of people are familiar with Shakespeare through the different tools that those stories were basically transferred. So yeah, we really need to do that, and with that I will once again thank you for your time, and you will obviously be a recurring guest on Mixtape. मच आपने बुलाया, बड़ा मज़ा आया। बड़ी कम कन्वर्सेशन होती हैं इसके ऊपर और बात करने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।